हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और सिर्फ रेंट पर घर ले लिया। वैसे भी रिहान यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला था। जैसे ही एक बार तान्या उसके साथ चलने के लिए मान जाएगी तो रिहान डेफिनेटली इस जगह को छोड़कर तुरंत अपने आइलैंड पर चला जाएगा। वैसे तो मकान मालिक ने एक महीने का किराया 10,000 रुपए बताया था, पर रिहान ने पहले ही पूरे साल का किराया मकान मालिक को दे दिया, ताकि इस दौरान अगर कुछ भी हो तो मकान मालिक बिना वजह उस पर सवाल दागने शुरू ना कर दे। लगभग आधा दिन लगा, पर रिहान ने अपना जरूरी सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। सब काम बहुत जल्दी हो रहे थे और अभी तक रात हो चुकी थी। स्कूल से आने के बाद तानिया खुद के घर जाने की बजाय रिहान के घर गई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। ऑफ कोर्स उसे पहले ही पता चल गया था कि रिहान और मकान मालिक के बीच बात हो गई है और रिहान यहीं पर रुक रहा है। वहीं जब दरवाजे पर रिहान ने तानिया की आवाज सुनी तो उसे मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो खुश था कि उसने जल्दबाजी में कोई और घर नहीं लिया और सही वक्त का इंतजार करके तानिया के बगल वाला घर किराए पर ले लिया। जल्दी रिहान ने दरवाजा खोला और तानिया अपने दोनों हाथ को अपनी पीठ पर बांधकर आराम से वॉक करती हुई अंदर आ रही थी। एक नजर पूरे घर को देखने के बाद तानिया ने मुस्कुराते हुए रिहान से कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। तुमने एक ही बार में पूरे साल का किराया दे दिया। I mean 1,20,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ही रिहान ने तानिया की बात सुनी तो उसे मन ही मन मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रिहान ने मन ही मन मकान मालिक को गाली देते हुए कहा, इस बुढ़े के पेट में एक बात नहीं बचती। क्या जरूरत थी सब कुछ तानिया को बताने की? अपने तक भी तो रख सकता था ना। मन ही मन मकान मालिक को गाली देने के बाद रिहान ने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और तानिया को जवाब देते हुए बोला, हाँ, वो मैंने अपनी सारी सेविंग्स घर का किराया भरने में ही लगा दी और अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। रिहान की बात सुनकर तानिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने कंफ्यूज होते हुए रिहान से पूछा, तुम यहाँ पर काम करके पैसे कमाने के लिए आए हो। तुम्हें अपनी सारी कमाई इस तरह एडवांस में घर का किराया भरने में नहीं लगानी चाहिए थी। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा अजीब? तानिया अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही रिहान ने उसे बीच में ही रोकते हुए और समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, पर वो क्या है ना कि मैं तो पूरे साल ही यहाँ काम करूंगा और किराए पर घर लेने से कोई मकान घर नहीं बन जाता ना। घर वाली फीलिंग लाने के लिए मैंने पहले ही 1 साल का किराया दे दिया, ताकि मुझे हर महीने पैसे ना भरने पड़े और मैं आराम से अपने काम पर फोकस कर सकूं। और वैसे भी हम लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि आराम की जिंदगी जी सके। रिहान की बात सुनकर तानिया ने अपने सर को थोड़ा सा कस लिया और रिहान की बात को समझने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने झटक कर ये सारे आइडियाज एक तरफ कर दिए और रिहान से बोली, मुझे सच में अभी भी कुछ समझ नहीं आया। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी। क्या तुम्हें रोज की जरूरत का कोई सामान चाहिए? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं अपने घर से तुम्हारे लिए अभी थोड़ा सामान ला देती हूँ। तानिया की बात सुनकर रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जो सामान चाहिए वो सब यहाँ पर है और मैं इन सब में एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जब मकान का मालिक घर को खाली करके जा रहा था तो घर में जो भी जरूरी सामान था, जैसे फर्नीचर और बाकी अप्लायंसेस, वो सब यहीं पर रह गए थे। इसीलिए यहाँ आने के बाद रिहान को बस अपने पर्सनल इस्तेमाल की चीज ही खरीदने की जरूरत थी। और वही दूसरी तरफ रिहान ने पहले ही देख लिया था कि उसकी बहन इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई है, इसीलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ सोचकर रिहान ने तानिया से कहा, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर आराम करना चाहिए। तुम इस वक्त काफी थकी हुई लग रही हो। जैसे कि तान्या ने रिहान की बात सुनी तो अचानक ही उसका दिल थोड़ा सा इमोशन हो गया, क्योंकि पिछले कई सालों से किसी ने उसे समझने की या उसका ख्याल रखने की कोशिश नहीं की थी। वही आज एक अनजान लड़का रिहान उसकी इतनी परवाह कर रहा था। ये देखकर तानिया को ऐसा लग रहा था जैसे रिहान से उसका किसी जन्म का कोई पुराना नाता हो। तानिया की आंखें हल्की सी गीली हो गई थी और उसने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए रिहान से कहा, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। रिहान ने भी तानिया को गुड बाय कह दिया, पर जल्दी ही उसे कुछ याद आया और उसने भागते हुए तानिया के पास जाकर कहा, 1 मिनट, तुम भूखी तो नहीं हो ना कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देने वाला हूँ? मुझे ये बताओ कि तुम कब फ्री हो और तुम्हें आना ही होगा। रिहान की बात सुनकर तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुमने घर किराए पर लेकर
बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, अब और ज्यादा खर्च मत करो। रिहान ने जब देखा कि तानिया नहीं मान रही है तो उसने जोर देते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम्हें खाना खिलाने के कितने पैसे लग जाएंगे? असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती हो। रिहान को इतनी बार कहता हुआ देखकर फाइनली तानिया मान गई और उसने रिहान से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, जब भी मैं फ्री होंगी मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर तानिया अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रिहान कुछ देर तक उस दरवाजे को देखता रहा और उसके बाद धीरे से अपने घर का दरवाजा बंद करके अचानक ये अपने आसपास कान लगाने की कोशिश की, क्योंकि तानिया का घर रिहान के घर से बिल्कुल अड़कर था और इस वजह से दोनों घरों में एक दूसरे की आवाज जाती थी। रिहान ने जब ध्यान से कान लगाया तो पता चला कि वहाँ बहुत ज्यादा शांति है और शायद सुबह होने की वजह से सब लोग सो रहे हैं। यही सब सोचकर उसने मैगी का फोन उठाते हुए कहा, हाँ मैगी तुम यहाँ आ जाओ। रिहान यहाँ अभी अकेला रह रहा था, पर उसे कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए जब सब लोग सोने चले गए तो रिहान ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और मैगी को अपने घर पर बुला लिया ताकि वे लोग भी थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि दूर रहकर भी सब लोग अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सुबह सुबह जल्दी ही रिहान तैयार होकर तानिया के स्कूल जाने लगा ताकि अपनी बहन की लाइफ फर्स्ट के बारे में और अच्छे से जान सके। जैसे ही रिहान ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने ही उसे लकी दिखाई दिया, जो इस वक्त अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही लकी ने रिहान को अपने घर के बगल वाले घर से निकलते हुए देखा तो एक मिनट के लिए वो एकदम दंग रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इतने टाइम से खाली इस पुराने घर पर कोई रहने आएगा। लकी ध्यान से रिहान को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी रिहान को कहीं देखा है। कुछ देर तक रिहान को घूरने के बाद उसे याद आया कि वो और रिहान कहाँ मिले थे। जैसे ही लकी ने रिहान को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने ऑलमोस्ट अपना मुंह बनाते हुए रिहान से कहा, तो तुम हो, तुम जैसा गरीब आदमी हमारे घर के आसपास क्या कर रहा है? जैसे ही लकी ने रिहान को वहाँ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने रिहान से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? रिहान के मन में भी लकी को लेकर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं था, हालांकि वो उसे नफरत भी नहीं करता था। रिहान ने एक नजर उठाकर ध्यान से लकी को देखा। वो अपने आप को इस बेवकूफ बच्चे से बात करने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए लकी की बात का कोई भी जवाब दिए बिना रिहान वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाने लगा। पर किसने सोचा था कि लकी ऐसा कुछ कर देगा। वो जल्दी जल्दी रिहान के पीछे जाने लगा और उसे वही रोककर पीछे की तरफ खींचकर बोला, ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? लकी की बात सुनकर रिहान ने उसका मजाक बनाते हुए एक सार्कास्टिक स्माइल दी और उससे बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चे के साथ उसे वेस्ट करूं, इसीलिए बेहतर होगा जहां जा रहे हो चुपचाप चले जाओ। जैसे ही लकी ने रिहान की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा बच्चा कहने की? तुम सच में बहुत ज्यादा घमंडी हो। लकी बात सुनकर रिहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अपने आप को देखो, तुम बच्चे से ज्यादा और क्या लगते हो? तुम्हारे सिर पर अभी पूरी तरह से बाल भी नहीं आए हैं। इतना कहकर रिहान ने अपना हाथ लकी के हाथ से छुड़ाया और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ लकी ने जब देखा कि रिहान उसे भाव नहीं दे रहा है और उसकी इंसल्ट कर रहा है तो उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, तू भिखारी जैसा आदमी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने अपने आप को कहीं का बादशाह समझ रहा है। तू बस वेट कर, और वैसे भी अब तो तुझे मेरी आंखों के सामने ही रहना है। अगर तू भागना भी चाहे ना तो भी नहीं भाग पाएगा। जल्दी ही तुझे मैं तेरी औकात दिखाऊंगा। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए लकी ने रिहान के बारे में सारी बातें कही और फिर अपनी साइकिल लेकर जल्दी से स्कूल चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिहान इस वक्त सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था। वो अभी अपनी किसी भी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चलकर अपने पड़ोस में बने बस स्टैंड पर गया और आराम से बस के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही रिहान को एक बस मिल गई और लगभग 3 स्टॉप बाद रिहान उस बस से उतर गया, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम से एक स्कूल था जिसमें तानिया पढ़ाई करती थी। ये स्कूल कोई हाईफाई स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऑर्डिनरी स्कूल था। तानिया मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, इसलिए अच्छे स्कूल में पढ़ना उसके बस की बात नहीं थी। और फिर जिस जगह वो लोग रहते थे वहाँ आसपास कोई भी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तानिया इस वक्त जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसकी बिल्डिंग भी काफी पुरानी थी और इस स्कूल में जो फैसिलिटीज थी वो भी काफी कम। फिर भी इस स्कूल को ओल्ड एज गोल्ड कहकर बुलाना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर सभी टीचर्स काफी अच्छे थे। इस वक्त स्कूल में सेल्फ स्टडी पीरियड चल रहा था, जिसमें बच्चों के रीडिंग लगाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। स्कूल के बाहर आती इस आवाज को सुनकर रिहान
मन ही मन काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि क्लास के अंदर उसकी बहन इस वक्त कितनी ज्यादा मेहनत कर रही होगी ताकि अच्छी स्कॉलरशिप लेकर वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। पहले दिन जब रिहान ने तानिया को देखा था तो वो काफी कम बात कर रही थी, पर पिछले कुछ दिनों में रिहान इतना तो समझ गया था कि तानिया उस तरह की लड़की नहीं है जिसे ज्यादा बोलने या घुलना मिलना पसंद ना हो, बल्कि वह एक जिंदा दिल लड़की है जो सबसे बातें करती है और हमेशा खुश रहती है। पिछले कुछ दिनों में रिहान ने इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। रिहान ने अपने मन में सोचा, अगर उसके घर के माहौल की वजह से उसकी बहन की जिंदगी पर कोई भी असर पड़ता तो रिहान तानिया के सौतेले बाप के इतने टुकड़े करता जितने उसने सोचे भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था जिसकी वजह से रिहान लकी को पसंद नहीं करता था। वो जानता था कि लकी और उसके पापा का व्यवहार तानिया के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि अपनी बहन को इतना खुश देखकर रिहान समझ गया था कि शायद सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोच रहा था। वैसे तो रिहान जानता था कि उसकी बहन को इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उसकी बहन एक लग्जरी और आलीशान जिंदगी जीने वाली है और उसके लिए तानिया को किसी भी तरह की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इतने सारे सवाल सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, कल तुम्हारी दोस्त तानिया ने मुझे रेंट पर एक घर लेने में मदद की थी और ये घर मैंने उसके घर के बिल्कुल पास में ही लिया है, इसीलिए मैं इसे जानता हूँ। जैसे ही गोलू ने रिहान की बात सुनी तो हैरानी से उसका मुंह आधा खुल गया और आंखें एकदम फैल गई। गोलू कभी हैरानी से रिहान को देख रही थी तो कभी तानिया को, और उसके बाद उसने शॉक्ड होकर कहा, तानिया रिहान तुम्हारे घर के बिल्कुल बगल में रहता है। गोलू का सवाल सुनकर तानिया ने बहुत कैजुअल होकर कहा, हाँ, इसने अभी तो बताया कि ये मेरे घर के बिल्कुल बगल वाले घर में ही रहता है। वो घर काफी टाइम से खाली था ना। तानिया की बात सुनकर गोलू ने जो दिमाग में आया वो कहना शुरू कर दिया, वाओ, तुम दोनों का सही है, अब तो तुम दोनों रोज एक दूसरे से मिलते होंगे ना। जैसे ही तानिया ने गोलू की बात सुनी तो उसे थोड़ी शर्म आने लगी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने गोलू को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ रिहान एक तरफ कोने में खड़ा हो गया और उसने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तभी तानिया को कुछ याद आया और उसने रिहान से फिर से सवाल करते हुए पूछा, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तानिया को फिर से वही सवाल करता हुआ देखकर रिहान कुछ देर के लिए परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद और थोड़ा सोचने के बाद रिहान ने तानिया से कहा, वो मैं यहाँ पर आसपास घूमने आया था और देख रहा था कि क्या यहाँ पर कोई जॉब है जो मैं कर सकता हूँ। इस बार रिहान ने जो बहाना ढूंढा था वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा था, क्योंकि रिहान का ये बहाना सुनने के बाद तानिया ने उससे और कोई सवाल जवाब नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रिहान को देखकर इस वक्त गोलू और ज्यादा पजल हो गई थी। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं। रिहान अपने आसपास देखने लगा और फिर तानिया से बोला, कल हमारी बात हुई थी कि मैं तुम्हें लंच या डिनर के लिए इनवाइट करूंगा, क्यों ना हम लोग अभी कोई अच्छा सा नाश्ता कर ले। वैसे भी हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं तो मैं अभी तुम लोगों को ट्रीट दे देता हूँ। रिहान की बात सुनकर तानिया ने फिर से तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तानिया की बात सुनकर रिहान कुछ कह पाता उससे पहले ही गोलू ने थोड़ा नाराज होते हुए तानिया से कहा, क्यों नहीं, अगर वो कह रहा है कि वो हमें ट्रीट देना चाहता है तो तुम्हें लेने में क्या दिक्कत है। हम लोग ट्रीट जरूर लेंगे, पर नाश्ता ये कौन ट्रीट देता है। अगर तुम हम लोगों पर खर्च करना ही चाहते हो तो फिर कोई बड़ी ट्रीट दो। जैसे ही तानिया ने अपनी दोस्त गोलू की बात सुनी तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गोलू एक अनजान आदमी को कैसे ये सब कुछ करने के लिए कह सकती थी। उसने जल्दी से गोलू का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से उससे कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम उन्हें जानती भी नहीं हो और वैसे भी रिहान ने अभी अभी एक घर किराए पर लिया है। इतना खर्च करने के बाद तुम उन्हें बड़ी ट्रीट देने के लिए कह रही हो। तुम अभी के अभी उन्हें मना करो, हम उनका खर्चा नहीं करवाएंगे। जैसे ही गोलू ने अपनी दोस्त तानिया की बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली, खाना खिलाने में कितना ही पैसा लग जाएगा और वैसे भी अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपना ब्रेकफास्ट करके वापस स्कूल जाना होगा, इसीलिए अभी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद आराम से रिहान के साथ बैठकर लंच या डिनर कर लेंगे। अपनी गोल मटोल दोस्त की बातें सुनकर तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसकी दोस्त इतनी ज्यादा फ्री कैसे हो सकती थी। तानिया कुछ कहती उससे पहले ही गोलू ने रिहान से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सही कह रही हूँ। रिहान को तो हाँ कहना ही था, वो भी यही चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ब्रेकफास्ट भी कोई ट्रीट देता है क्या। जब भी तुम लोगों के पास टाइम होगा मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा, तुम लोग मुझे बता देना। गोलू ने जब देखा कि रिहान उसकी बात से सहमत हो गया है तो उसने इतनी बड़ी मुस्कान दी कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई
और वो इस वक्त एक बास्केटबॉल की तरह लग रही थी। गोलू खुश होते हुए बोली, ये डील है, तुम अपनी बात से मुकरना मत। गोलू की ऐसी बातें सुनकर रिहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपनी बातों से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। तानिया तो अभी भी मना करना चाहती, पर जब उसने देखा कि उसके बहुत सारे क्लासमेट उसके पास से गुजर रहे हैं तो उसको बार बार मना करना सही नहीं लगा। इसीलिए कुछ सोचकर उसने रिहान से कहा, गोलू की बातों पर तुम ध्यान मत दो। हमारे स्कूल गेट पर जो स्टॉल लगती है वहाँ का स्नैक्स भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी ज्यादा नहीं है। तुमने भी सुबह सुबह कुछ नहीं खाया होगा, चलो हम लोग अभी यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी। रिहान तानिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए तानिया ने जब कहा कि स्कूल गेट पर मिलने वाला ब्रेकफास्ट अच्छा है तो रिहान तुरंत मान गया। रिहान ने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहता हूँ। आसपास जितनी भी सड़क पर दुकानें थी उन सब पर बच्चे भरे हुए थे और हर कोई ब्रेकफास्ट करने में लगा हुआ था। रिहान ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे उस हिसाब से रिहान इन स्टूडेंट्स के बीच में काफी अजीब लग रहा था। रिहान, तानिया और गोल तीनों पास की ही एक स्ट्रीट शॉप पर गए जहाँ पर अलग अलग तरह की काफी सारी डिशेज रखी हुई थी। रिहान दूसरे स्टेट से आया हुआ था, इसीलिए उसे यहाँ की पहाड़ी डिशेज के बारे में नहीं पता था। ऑर्डर देकर रिहान तानिया और गोलू के साथ एक टेबल पर बैठ गया और अपने ऑर्डर के आने का इंतजार करने लगा। स्ट्रीट शॉप पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब रिहान को ही देख रहे थे, क्योंकि एक तो रिहान इन स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा अलग लग रहा था, कम नहीं थी, और ऊपर से तानिया रिहान की बहन थी। और मित्तल परिवार में तो हर जनरेशन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चे पैदा हुए हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता था। रिहान और तानिया एक ही जनरेशन के थे और एक ही पिता की औलाद थे। इस वजह से जिस तरह रिहान खूबसूरत था उसी तरह तानिया भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ओल्ड सिटी में बना हुआ पुराना स्कूल था और यहाँ पर ज्यादातर सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई मुश्किल से ही अपर मिडिल क्लास से होगा। ऐसे में अपने बीच एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना कोई गलत बात नहीं थी। रिहान भले ही गोलू के सामने हैरान होने का नाटक कर रहा हो, पर उसे इस वक्त कोई खास हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक अमीर परिवार में पला बड़ा था और अमीर परिवार में ज्यादातर बच्चे सुंदर और स्मार्ट पैदा होते हैं, और अगर ऐसे नहीं होते हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपने कल्चर में ढालकर वैसा बना दिया जाता है। इन सब मामलों में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर काम करते थे, जैसे कि अमीर परिवारों में बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था और उन्हें अच्छे से संभाल कर रखा जाता था, जिस वजह से वो दिखने में ज्यादा अच्छे लगते थे। इंसान के पास जब पैसा होता है ना और खर्च करने की एबिलिटी होती है तो इंसान दिखने में और रहन सहन में अपने आप दूसरे लोगों से अलग लगने लगता है। आजकल सोसाइटी में खूबसूरत लड़कियां अक्सर अमीर लड़कों से शादी करना पसंद करती थी, गरीब लड़कों की तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, और अगर लड़कियां पहले से अमीर है और खूबसूरत भी है तो भी वो हमेशा अपने से ज्यादा अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी करना पसंद करती थी। इसी वजह से उनके बच्चे भी बचपन से ही खूबसूरत और सुंदर पैदा होते थे। हाँ, कई बार एक्सेप्शन केसेस में ऐसा होता था कि सुंदर लड़कियां या अमीर लड़कियां गरीबों से शादी कर लेती थी, पर ये बहुत कम होता था। अगर बात रिहान की बहन तानिया की जाए तो तानिया बचपन से ही एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और परिवार से उसे कभी भी ज्यादा प्यार नहीं मिला था। पूरे साल वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में रहती थी, पर फिर भी तानिया का असली फैमिली बैकग्राउंड उसकी इस रियलिटी से काफी अलग था। भले ही तानिया गरीबों की जिंदगी जी रही, पर वो करोड़ों अरबों की मालकिन थी, जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। तानिया रिहान के पापा की एलिजिट औलाद थी, जिसकी वजह से मित्तल परिवार के लोग शायद उसे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। रिहान इस वक्त नजरें छुपाकर ध्यान से अपनी बहन के चेहरे को देख रहा था, जो बहुत हद तक उसकी तरह ही दिखाई देता था, और जितना ज्यादा रिहान अपनी बहन को देख रहा था उतना ज्यादा उसे मन ही मन खुशी हो रही थी। रिहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे दुनिया की असली खुशी मिली है, क्योंकि उसके पास एक छोटी बहन है। रिहान ने आज तक इतने पैसे कमाए हैं और उतने ही पैसे खर्च भी किए हैं, पर उसे वो खुशी नहीं मिली जो आज एक परिवार के नाम पर उसकी छोटी बहन तान्या के होने से मिल रही थी। जहाँ एक तरफ रिहान अपनी बहन को देखकर खुश हो रहा था, तो वही रिहान के तानिया को इस तरह देखने से आसपास के लोग गलत समझ रहे थे और कहीं ना कहीं तानिया को भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसीलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। गोलू का ध्यान भी अभी तक रिहान की नजरों का पीछा करते हुए
तानिया के ऊपर चला गया था। और जब उसने देखा कि रिहान तानिया को लगातार देखे जा रहा है तो उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम मेरी दोस्त को इस तरह लगातार घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हारे मन में तानिया को लेकर कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? सच सच बताओ, हमें वापस जल्दी स्कूल भी जाना है। जैसे ही रिहान ने गोलू का सवाल सुना तो वो एकदम दंग रह गया। तानिया उसकी बहन थी, उसकी अपनी बहन। वो कैसे उसके बारे में इस तरह की बातें सोच सकता था? रिहान इस वक्त खुलकर ये भी नहीं कह सकता था कि तान्या उसकी बहन है, वरना अभी तक की उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यही सब सोचकर जब उसे लगा कि आसपास के लोग गलत समझ रहे हैं तो उसने तुरंत गोलू को एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं, मैं तान्या को नहीं देख रहा था, मैं आसपास देख रहा था, प्लीज तुम गलत मत समझो। जैसे ही गोलू ने रिहान की बात सुनी तो उसे डांटते हुए बोली, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो आसपास कैजुअल देख रहे हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा। और मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि तुम और तानिया दोनों बहुत हद तक एक जैसे दिखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों लेजेंडरी हस्बैंड और वाइफ की इमेज हो? जैसे ही बगल में बैठी तानिया ने गोलू की बात सुनी तो डरकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और गोलू को चुप करवाते हुए बोली, तुम अभी के अभी चुप हो जाओ, जितना ज्यादा बोलोगी उतना ज्यादा रायता फैलाओगी। तानिया की बात सुनकर गोलू हंसते हुए बोली, तुम तो मुझे ऐसे रोक रही हो जैसे मैंने सच में दुनिया का सबसे बड़ा सच कह दिया हो। ध्यान से अपने आप को और रिहान को देखो, तुम दोनों कितने हद तक एक जैसे लगते हो। तुम्हें पता भी है इस वजह से आसपास के लोग कितना जलन महसूस करते हैं। इतना कहकर गोलू ने एक गहरी लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे भगवान से कह रही हो कि भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी आपने क्यों की? तानिया पूरे दिन काम करती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, अच्छे से खाती भी नहीं है और फिर भी किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लगती। और वही दूसरी तरफ रिहान जैसा गरीब वर्कर, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी कितना ज्यादा सुंदर है। इसके कपड़े भले ही अच्छे नहीं है पर फिर भी इसका फेशियल लुक काफी ज्यादा अच्छा है। फिर मेरे साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों? वही दूसरी तरफ गोलू की बात सुनकर रिहान अभी तक शॉक में था। वो अभी भी मन ही मन गोलू को कोसते हुए कह रहा था। वो कुछ देर तक एकदम शांत बैठे रहे और फिर अचानक ही तीनों ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। तानिया और गोलू इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि आधा खाना तो नीचे गिर रहा था और ये देखकर रिहान ने नासमझी से अपना सिर हिला दिया और फिर उन दोनों से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को जल्दी क्लास में जाना है, पर अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। कम से कम खाना तो आराम से खा लो, वरना तुम्हारे गले में अटक जाएगा और ऐसे खाना खाने से खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है। रिहान की बात सुनकर तानिया ने हल्की सी मुस्कान दे दी। अभी अभी जो बात हो रही थी उसके बाद उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। जहाँ एक तरफ तानिया थोड़ा सा शर्मा रही थी तो वही दूसरी तरफ गोलू को अपनी कही हुई बातों पर कोई अफसोस नहीं था। फिर से गोलू ने रिहान से सवाल करते हुए पूछा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम लोगों की ज्यादा अच्छे से परवाह करतेगे? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ठीक से ख्याल रखते हो? जैसे ही रिहान ने ये सवाल सुना तो उसका जबड़ा लगभग हैरानी से बाहर आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मोटी लड़की उसकी क्लास लेना बंद ही नहीं कर रही थी। रिहान जानता था कि उसने कुछ टाइम बहक कर सिया के साथ रिलेशनशिप बनाया था और उसके बाद सिया की प्लानिंग की वजह से रिद्धिमा और राधिका भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई थी। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि रिहान लड़कियों की इज्जत नहीं करता था या हर वक्त उनके साथ इंटीमेट होने की सोचता था। रिहान जानता था कि उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है, किरा, जो शुरू से लेकर आज तक हमेशा उसके साथ रही है। हालांकि अपनी बेवकूफियां की वजह से रिहान कभी भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया जितना उसे रखना चाहिए था। फिलहाल रिहान को कोई ना कोई जवाब तो जरूर देना था, इसलिए उसने अपना सिर खुजाते हुए गोलू से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल नहीं रखता हूँ। हाँ, बहुत कुछ बाकी है अभी जो मुझे उसके लिए करना है। जैसे ही गोलू ने रिहान की बात सुनी तो उसे थम्स अप करते हुए बोली, मानना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ईमानदार हो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का ज्यादा ध्यान नहीं रखा है तो तुम इस बात को हमारे सामने मानने को भी तैयार हो। मुझे सच में तुम्हारी ये ईमानदारी पसंद आई। जैसे ही रिहान ने देखा कि गोलू उसकी बात मान गई है और उसकी तारीफ कर रही है तो उसने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया और खुश होते हुए बोला, थैंक यू मुझे समझने के लिए। रिहान ने इतना बोला ही था कि गोलू ने एक बार फिर उसके सिर पर बम फोड़ दिया और उससे कहा, सच कहूँ तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड जरूर बनाती। जैसे ही रिहान ने गोलू की बात सुनी तो उसके माथे पर अभी अभी जो पसीना साफ हुआ था वो एक बार फिर से दिखने लगा। रिहान ने ध्यान से गोलू को देखा। अपने नाम की तरह गोलू बहुत ज्यादा गोलमटोल थी और उसे देखकर रिहान ने मन ही मन बोला, मैं इसे कभी नहीं संभाल पाता। ऐसा नहीं था कि रिहान किसी भी तरह से गोलू की बॉडी शेमिंग कर रहा था या मोटे लोगों से उसे दिक्कत थी, पर अगर उसके सामने कोई खूबसूरत लड़की बैठी होगी
तो हराम इंसान की तरह रिहान सबसे पहले उस खूबसूरत लड़की को ही देखेगा, गोलू को नहीं। रिहान ने अपने मन में सोचा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की किसी का कत्ल भी कर दे तो भी अपनी बातों से वो लड़की सामने वाले को अपने लिए सिंपैथाइज फील करवा देगी और कोई भी इंसान उसे गलत नहीं समझेगा। वही जब गोलू ने देखा कि उसकी बात सुनकर रिहान थोड़ा सा डर गया है तो उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। गोलू की बात सुनकर रिहान बेचारा क्या ही बोल सकता था। उसने हल्के से अपना सिर हमें हिलाया और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही थी। रिहान की बात सुनकर पता नहीं क्यों पर गोलू को आज पहली बार थोड़ा सा दुख हो रहा था। उसे ये सोसाइटी कोई अलग ही दुनिया लग रही थी जहाँ वो एक्सिस्ट ही नहीं करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बाहरी खूबसूरती को इतना तवज्जो क्यों देते हैं। अगर इंसान दिल का अच्छा है तो क्या ऐसे लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता। जल्दी ही गोलू ने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ रखा और वापस नॉर्मल होते हुए तीनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसते हुए अपना नाश्ता करने लगे। इन लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि कुछ लड़के आपस में उनके पास ही खड़े होकर उन्हें घूर रहे हैं। रिहान बात कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक घमंड से भरी हुई आवाज सुनाई पड़ी। कोई लड़का उसे कह रहा था, ओ गरीब किसान, तानिया के बगल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से वहाँ से खड़े हो, ये जगह तुम जैसे फटीचर के लिए नहीं है। जैसे ही रिहान और बाकी दोनों लड़कियों के कानों में ये आवाज पड़ी तो तीनों ने हैरान होकर उस आवाज की तरफ देखा और उसके बाद रिहान ने सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? रिहान ने ध्यान से सामने की तरफ देखा। इस वक्त 5 लड़के वहाँ खड़े थे जिन्होंने एक ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं। इन 5 को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इस वक्त काफी गुस्से में है। तभी उनमें से एक लड़का जो इन लोगों का लीड लग रहा था, उसने गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए रिहान को घूरना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिहान को कच्चा चबा जाएगा। गोलू जो ध्यान से इन लड़कों को देख रही थी, उसने इन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अभिषेक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? हम लोग किसी के साथ भी बैठकर खाएं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस वक्त तानिया की आंखों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो इन लड़कों का पता नहीं क्या कर देगी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही गोलू ने इन लड़कों पर गुस्सा दिखा दिया था। डरता है? हाँ, मैंने भी सुना है उसका परिवार काफी अमीर है और उसे किसी से डर नहीं लगता। अगर इतना ही अमीर है और इतना ही पैसा है तो फिर हमारी इतनी मिडिल क्लास स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? मैंने सुना है कि अभी अभी इन लोगों ने न्यू सिटी में एक बड़ा सा बंगला लिया है। हालांकि वो बंगला अभी पूरी तरह से इनको हैंडओवर नहीं हुआ है और ये उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग जल्दी ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद अभिषेक वही न्यू सिटी में अपनी पढ़ाई करेगा। तेरा मतलब है कि ये हम सब लोगों से भी ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर है? हाँ, हम लोग तो इसके आसपास भी नहीं आते। आसपास जितने भी बच्चे खड़े थे, जैसे ही उन लोगों ने सुना कि अभिषेक अमीर घर का बेटा है तो सब लोगों को रिहान पर दया आने लगी। सबको लग रहा था कि रिहान की किस्मत आज अच्छी नहीं है, इसीलिए उसकी मुलाकात अभिषेक से हो गई और पता नहीं अब अभिषेक उसके साथ कैसे बिहेव करेगा। जहाँ एक तरफ सारे बच्चे रिहान को लेकर सिंपैथी दिखा रहे तो वही दूसरी तरफ गोलू और तानिया को रिहान की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिहान ने इस पूरी ओल्ड सिटी के सबसे बड़े गुंडे को मारा था और उसके बाद शुभम आज तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में अभिषेक तो रिहान के लिए बाएं हाथ का खेल है। भले ही रिहान के पास पैसे नहीं थे और वो गरीब था, पर उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी और अभिषेक और शुभम जैसे लोगों से लड़ने के लिए पैसा नहीं बल्कि फिजिकल पावर चाहिए थी, जो रिहान के पास भरी हुई थी। तानिया को वैसे तो कोई चिंता नहीं हो रही, पर जब उसने सुना कि अभिषेक का परिवार अमीर है तो उसे रिहान की थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि मारपीट करके जीतना अलग बात थी। पर अगर अभिषेक के परिवार ने रिहान के साथ कुछ कर दिया तो रिहान की लाइफ खराब हो सकती थी। तानिया को चिंता हो रही थी कि कहीं अभिषेक के परिवार वाले रिहान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। परेशान होकर तानिया टेंशन लिए रिहान को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि इन सब में मत उलझो। वही तानिया को इतना चिंता में देखकर रिहान ने अपनी गर्दन से नामे सिर हिलाते हुए कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिषेक को देखते हुए बहुत ही टफ लुक देकर कहा, ना तो मैं बह रहा हूँ और ना ही गूंगा। तुमने बिना वजह मुझे धक्का दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने रिहान की बात सुनी तो सब लोग हैरान हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये गरीब सा दिखने वाला लड़का किसी को मारने की धमकी देगा। अभिषेक को लगा कि रिहान कोई किसान है, इसीलिए उसने रिहान को फार्मर कहकर बुलाया और आसपास के लोग भी रिहान को
फार्मर भी समझ रहे थे, इसलिए आपस में उन लोगों में बात होनी शुरू हो गई। वाह, ये तो धमकी भी देता है, ये फार्मर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी एक लड़की ने अपनी बाकी दोस्तों से कहा, मैंने अभी तक इसे ध्यान से नहीं देखा था, पर क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा हैंडसम है? हाँ, तुमने सही कहा, ये सिर्फ एक फार्मर है, फिर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? इसकी चाल ढाल को देखकर तो लगता है कि भले ही ये कोई किसान है पर काफी अमीर है, इसीलिए तो अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और वही दूसरी तरफ अभिषेक के कानों में कुछ कुछ बातें जा रही थी। जैसे ही उसने ये सारी बातें सुनी तो उसका गुस्सा फटने को हो गया। ये बात सच है कि अभिषेक का परिवार अमीर है, पर वो लोग अभी अभी नए नए अमीर बने थे। असल में अभिषेक का परिवार 2 साल पहले तक किसान था, पर तभी अचानक से अभिषेक के पापा की एक लॉटरी निकल आई और उन पैसों का इस्तेमाल करके इसके पापा ने बहुत सारी माइन खरीद ली। इन लोगों की किस्मत तब खुली जब इन्हें अपने ही खेतों में अच्छा अभ्रक मिल गया और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसे बेचकर ये लोग दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। गरीबी में इन लोगों ने काफी दुख सहे थे, इसी वजह से अभिषेक को गरीब लोगों को देखकर चिढ़ होती थी। वहीं दूसरी तरफ रिहान ने इस वक्त अच्छे कपड़े नहीं पहने थे और उसका टेम्परामेंट और उसके लुक्स और जिस तरह से वो खड़ा था वो सब कुछ असली थे और उसे देखकर कोई भी पहली नजर में कह सकता था कि रिहान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और शायद उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अभिषेक के सामने इस वक्त एक गरीब लड़का खड़ा था, फिर भी उसके आसपास खड़े लोग उसकी अमीरी से ज्यादा सामने खड़े लड़के की गरीबी और उसके लुक्स की बातें कर रहे थे। ये बात अभिषेक को और भी ज्यादा नाक कर रही थी। इस वक्त कुछ लोग अभिषेक के बारे में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग रिहान के बारे में बातें कर रहे थे, पर इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो रिहान से लड़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे। और ये वही लोग थे जो शुरू से लेकर अब तक रिहान को तानिया के साथ बैठा हुआ देखकर जल भुन रहे थे। ये लोग चाहते थे कि ये लड़ाई आगे बढ़े और सब लोग अपना अपना हाथ साफ कर ले, इसीलिए उन लोगों ने अभिषेक को उकसाना शुरू कर दिया। अभिषेक, ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है, इसे मारकर इसका घमंड दूर करना ही होगा। अभिषेक, तुम इतने बड़े परिवार के बेटे हो, तुम कैसे एक गरीब किसान से डर सकते हो? इसे मारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब लोग सही कह रहे हैं, कोई भी टीचर से कुछ नहीं कहेगा, सब लोग यहीं पर है, अगर कुछ हुआ तो हम संभालेंगे। जैसे ही अभिषेक ने ये आखिरी लाइन सुनी तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं टीचर से डरता हूँ? और अगर ये लोग रिपोर्ट कर भी देंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिहान इस वक्त ध्यान से बाकी सब लोगों की बातें सुन रहा था और अभिषेक को ऑब्जर्व कर रहा था। इस वक्त वह भी मन ही मन काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि अभिषेक ने उसे और उसकी बहन को आराम से नाश्ता तक नहीं करने दिया था। रिहान इतने सालों में पहली बार अपनी बहन के साथ बैठकर हना हुआ लाल अंडरवेयर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर आसपास के स्कूल के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, ओ माय गॉड, मैंने अभी अभी क्या देखा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन पर कोई एंग्री बर्ड घायल होकर गिर गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये फटे हुए कपड़ों के साथ स्कूल में कैसे जाएगा। आज तो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। इतना कहकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब लोगों को खुद पर हंसता हुआ देखकर अभिषेक को शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। अभिषेक जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पंथ के फटे हुए हिस्से को हाथ से कवर करते हुए गुस्से से रिहान से बोला, तू साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फाड़ने की? तू जानता भी है मेरे कपड़े कितने ज्यादा महंगे हैं। जैसे ही रिहान ने अभिषेक की बात सुनी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होते हुए बोला, ये तो सिर्फ एक सिंपल सी ऑर्डिनरी स्कूल यूनिफॉर्म है, इसकी क्या ही कीमत होगी? रिहान की बात सुनकर अभिषेक गुस्से से उसके पास जाते हुए बोला, मैं अपनी एनपट की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है ये ब्रांडेड है। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी ब्रांडेड चीजें देखी भी है? तुमने इसे फाड़ दिया, क्या तुम इसकी कीमत चुकाओगे? अभिषेक की बात सुनकर रिहान और कंफ्यूज हो गया और उसने लगभग हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा ब्रांडेड? क्या एंग्री बर्ड भी कोई ब्रांड है? रिहान को इतना हैरान होता हुआ देखकर अभिषेक ने उसका गुस्से से मजाक बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स ब्रांड है और इसकी कीमत 5,000 रुपए है। तुम जैसे गरीब आदमी को क्या पता 5,000 रुपए क्या होते हैं? रिहान ने जब अभिषेक को गुस्सा करते हुए देखा तो उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि वो अभिषेक का मजाक बनाते हुए बोला, ओह, तो एंग्री बर्ड का लिमिटेड एडिशन था क्या मार्केट में? जैसे ही रिहान ने ये बात बोली तो आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लग गए। अभी तक जहां माहौल इतना ज्यादा कड़क हो गया था वहां इस वक्त हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। अभिषेक ने जब स्कूल के सभी बच्चों को खुद पर हंसते हुए देखा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने बहुत हिम्मत करते हुए रिहान से कहा, मैं तुम जैसे गरीब और फटीचर आदमी के साथ
अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। या तो तुम मुझे इसके पैसे दो या फिर मुझसे मार खाओ। चॉइस इज योर्स। जैसे ही रिहान ने अभिषेक की बात सुनी तो तुरंत उसे हाथ दिखाते हुए बोला, नहीं, 2 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 3 है। पहला तुम्हें पैसे दूं, दूसरा तुमसे मार खाऊं, और तीसरा ऑप्शन मेरा है कि मैं तुम्हें मारूं, और मैं तीसरा ऑप्शन चूज करूंगा। जैसे ही अभिषेक ने रिहान की बात सुनी तो एकदम से हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिहान जैसा गरीब लड़का उससे डर ही नहीं रहा है। उसने तुरंत गुस्से से अपने पीछे खड़े हुए अपने दोस्तों से कहा, इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। अभिषेक की आवाज सुनकर उसके दोस्त आगे बढ़ते उससे पहले ही एक तेज आवाज वहाँ सबके कानों में गूंजी। बस बहुत हो गया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तानिया की थी, जिसने गुस्से से सब लोगों को रुकने के लिए कहा था। तानिया को गुस्सा करते हुए देखकर अभिषेक उसके पास गया और बहुत आराम से बोला, तानिया, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। इसके जैसा गंदा सा दिखने वाला लड़का तुम्हारे साथ बैठकर कैसे खा सकता है? अगर इसकी वजह से कोई जर्म्स तुम्हें लग गए। अभिषेक आगे अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही तानिया ने गुस्से से कहा, हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना पड़े। अपने काम से कम रखो, और वैसे भी ये मेरा दोस्त है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे दोस्त के साथ इस तरह का गंदा व्यवहार करो। इसलिए दोबारा अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। जैसे ही अभिषेक ने तानिया की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब सा गंदा सा दिखने वाला लड़का तानिया का दोस्त होगा। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? लड़कियों को अमीर और पैसे वाले लड़कों के बजाय गरीब और गंदे कपड़े पहने हुए लड़के ज्यादा पसंद क्यों आ रहे हैं? अभिषेक पिछले 1 साल से तानिया के पीछे पड़ा हुआ था। हर वक्त उसका पीछा करता रहता था, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता रहता था, पर तानिया उसे देखती तक नहीं थी। देखना तो दूर की बात है, तानिया ने शायद कभी उसे गौर भी नहीं किया था। दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात होगी, और यही बात अभिषेक को खाई जा रही थी। पिछले 2 साल से तो वो अमीर हो गया था, उसके पास पैसे भी थे और एक अच्छा बांग्ला भी उन लोगों ने खरीद लिया था। उसके बाद भी तानिया उसे भाव नहीं दे रही थी। अभिषेक ने गुस्सा करते हुए तानिया से कहा, तानिया, तुम्हारी आंखों में दिक्कत है क्या? तुम इस गरीब लड़के को अपना दोस्त कैसे बना सकती हो? उसमें आखिर ऐसा है ही क्या मुझसे ज्यादा अमीर है? इसे देखकर लगता है कि इसके पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, और तुम इस फालतू आदमी से दोस्ती करके बैठी हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अभिषेक की बात सुनकर तानिया ने बहुत सीरियस होते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे दोस्त की और ज्यादा इंसल्ट करना बंद करो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पैसों के दम पर किसी और को जज करो या उन्हें अपने से छोटा समझो। तानिया ने अपनी बात इस तरह से कही थी जो मन ही मन अभिषेक को काफी ज्यादा चुभ गई थी। इस वक्त तानिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव की हो। एक तरफ तानिया की बातें थी तो दूसरी तरफ आसपास खड़े लोगों की आंखें और उनका हंसता हुआ चेहरा जो अभिषेक को सुई की तरह चुभ रहा था। वो और ज्यादा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बात अभिषेक के अपने गुरूर और इज्जत की आ गई थी, इसलिए उसने और ज्यादा तानिया की परवाह नहीं की और अपना सारा गुस्सा रिहान पर निकलते हुए अपने लोगों से कहा, इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। आज मैं इसे मार कर ही छोड़ूंगा। जैसे ही अभिषेक ने अपनी बात कही तो उसके पीछे खड़े हुए उसके फॉलोअर्स और उसके दोस्त जो हर बात पर उसका साथ देते थे तुरंत रिहान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग इस तरह से जमीन पर अपने जूते रगड़ने लगे और अपने हाथों से वार्म अप करने लगे जैसे इनसे बड़ा फाइटर कोई है ही नहीं। इन लोगों को देखकर बाकी स्टूडेंट डर गए और आपस में ही कहने लगे, भाई ये तो सच में लड़ने को तैयार हो गए, भागो यहाँ से, कहीं छुप जाते हैं वरना ये हमें भी मार देंगे। जल्दी छुपो, हमें किसी के भी हाथ नहीं लगना है, पता चले फालतू में हम लोग बलि के बकरे बन गए। ये किसान तो आज गया। अभिषेक और उसके दोस्त आज इसे इतना मारेंगे कि ये खुद अपनी जान की भीख मांगेगा। इतना कहकर सब लोग इधर उधर भागने को तैयार ही थे कि तभी अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और हैरानी से उनका मुंह आधा खुल गया। हर कोई अपनी जगह पर रुक गया और आंखें फाड़ कर रिहान को ही देखने लगा। इस वक्त रिहान किसी मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर लग रहा था जो दुश्मन के आने से पहले बहुत शांत खड़ा था और अगले ही पल उसने एक के बाद एक अपने हाथ पर इस तरह चलाई कि कुछ सेकंड बाद अभिषेक और उसके सारे दोस्त जमीन पर पड़े थे। उनके मुंह पर, हाथ, पैरों पर और आंखों पर काफी चोट आई थी। वैसे तो रिहान ने इन लोगों को ज्यादा तेज नहीं मारा था, पर रिहान भी क्या करे। अगर ये सब लोग अपने शरीर में हवा भरकर बैठे हुए थे तो दिखने में भले ही ये लोग हटे कट्टे लग रहे थे, पर सारे बहुत कमजोर थे। रिहान की मार खाते ही सब के सब जमीन पर गिर गए। अगले ही पल आसपास एक अलग ही शोर शराबा शुरू हो गया। हर कोई रिहान की तारीफ कर रहा था। लोगों की तो जैसे आंखें झपकना ही भूल गई थी। हर कोई रिहान को बिना पलक झपकाए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ तानिया
और गोलू आराम से खड़ी थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रिहान ऐसा ही कुछ करेगा। ये दोनों जानती थी कि अभिषेक और उसके दोस्त स्कूल स्टूडेंट है, कोई सड़क छाप गुंडे नहीं जो रिहान से लड़ेंगे और रिहान को मारने की बात कहकर उसे मार देंगे। जब रिहान शुभम जैसे सड़क छाप गुंडे को मार सकता है तो फिर ये तो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स थे। अभिषेक और उसके दोस्तों में से तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रिहान उनका इस तरह से बुरा हाल कर देगा, क्योंकि रिहान साफ साफ कोई फार्मर या वर्कर से ज्यादा कुछ नहीं लगा सके और उसकी बहन के पर्सनल टाइम में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी तब जब उसकी बहन 2 पल सुकून से बैठकर नाश्ता कर रही हो। वो पूरे दिन इतनी पढ़ाई करती है और उसे 2 मिनट शांति से खाना तक नहीं खाने दे रहे थे। ये बात रिहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगले ही पल रिहान आगे बढ़ा और वहाँ जमीन पर पड़े हुए अभिषेक और उसके दोस्तों को पैर से मरने लगा। रिहान की मार खाकर अभिषेक और उसके दोस्त वापस खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर पाए और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे अब उन्हें भी रिहान से डर लग रहा था। हालांकि लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि रिहान की फाइटिंग स्किल्स देखकर लगभग सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी। शुरू में असल में जब क्लास के बाकी बच्चों ने तानिया को इस फार्मर के साथ बैठा हुआ देखा तो सब लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था और सब लोग रिहान को यहाँ से भेजना चाहते थे। पर इतने में ही अभिषेक यहाँ आ गया और उसने फालतू का बवाल मचा दिया। यहाँ आते ही उसने रिहान की इंसल्ट कर दी, जिस वजह से धीरे धीरे लोगों को रिहान के लिए सिंपैथी होने लगी और वो लोग इमोशन हो गए। और फिर जिस तरह से रिहान उभर कर इन सब लोगों के सामने आया, उस तरह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डर लग रहा था और कुछ लोग रिहान से इम्प्रेस हो गए थे। आसपास खड़े लोग रिहान की तारीफ करने लगे और अभिषेक और उसके दोस्तों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे सुनाने लगे। ये हमेशा सबके साथ लड़ता रहता है। अच्छा हुआ जो इस लड़के ने अभिषेक और उसके दोस्तों को मारा, अब ये कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। मानना पड़ेगा काफी क्लीन फाइट थी। रिहान अकेला और दूसरी तरफ 5 लोग, फिर भी इनमें से कोई रिहान का बाल भी बाका नहीं कर पाया। लोगों ने किसान के हाथों को हल्के में ले लिया है। उन्हें पता नहीं है कि किसान कभी हारता नहीं है और ये इस लड़के ने प्रूव कर दिया। जो लोग अभी तक लड़ाई से पहले अभिषेक को उकसा रहे थे और उसका साथ देने की बात कर रहे थे, वे लोग भी उसे ही सुनाने लगे और रिहान की वाहवाही करने लगे ताकि रिहान की फैन फॉलोइंग की लिस्ट में आ सके। सब लोग जहाँ रिहान के लिए चेयर अप कर रहे थे, वही रिहान चलकर कुछ कदम दूर जमीन पर पड़े, अभिषेक के पास गया और धीरे से उसके सर को ऊपर उठाकर उसके कान में बोला, तानिया से दूर रहना और आज के बाद उसके आसपास भी नजर मत आना। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिहान की इतनी कोल्ड वार्निंग सुनकर अभिषेक अंदर तक हिल गया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिहान को पहचानने में गलती कर दी और ये कोई किसान नहीं है बल्कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। अभिषेक खुद एक किसान का बेटा रहा था, इसलिए उसे पता था कि एक गरीब किसान हमेशा डरा सा और सहमासा रहता है और सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके चीज मांगता है। पर रिहान का ये रूप देखकर उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से मिला हो। रिहान जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था वैसे वैसे अभिषेक के सर को अपने हाथों से जोर से दबा रहा था, जिसकी वजह से अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि अगले ही पर उसका सिर फट जाएगा। इस वक्त उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसने डर के मारे अपनी पंद गीली कर दी। जल्दी ही चारों तरफ एक गंदी स्मेल फैल गई और यूरिन की स्मेल की वजह से रिहान ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए अभिषेक से गुस्से से पूछा, मुझे जवाब दो, क्या तुम अभी भी तानिया का पीछा करोगे, उसे परेशान करोगे? जैसे ही अभिषेक ने रिहान का सवाल सुना तो अपनी पूरी ताकत लगाकर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं कभी उसके पीछे नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं आज के बाद उसे देखूंगा भी नहीं। अभिषेक को इतना डरा हुआ देखकर रिहान समझ गया कि वो सच कह रहा है, इसीलिए उसने अगले ही पल अभिषेक को छोड़ दिया और तानिया के पास आकर खड़ा हो गया। आसपास के सभी बच्चे अभिषेक का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अपनी इतनी इंसल्ट होता हुआ देखकर अभिषेक को रोना आ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। कोई भी इस वक्त उसकी मदद नहीं कर रहा था। अभिषेक ने रिहान से रोते हुए कहा, भैया प्लीज मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद तानिया की तरफ देखूंगा भी नहीं, उसे परेशान भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। अभिषेक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रिहान की मर्जी के बिना वो खड़े होकर यहाँ से चला जाए, इसीलिए वो रिहान से जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। रिहान भी इस मामले को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तानिया के लिए मुश्किलें बढ़े, इसीलिए उसने गुस्से से अभिषेक को देखते हुए कहा, 2 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ और याद रखना जो तुमने कहा है, अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिहान ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि अभिषेक
और उसके दोस्त तुरंत वहाँ से खड़े हुए और ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस स्कूल में ज्यादातर मिडिल क्लास बच्चे थे और जब उन्होंने देखा कि अभिषेक जैसा अमीर लड़का गीलीपंत के साथ भाग रहा है तो उसकी ऐसी हालत देखकर इन सब लोगों को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस भी सब लोगों के सामने खुल कर आ रहा था और गरीबों को आज सो कॉल्ड अमीर पर हंसने का मौका मिला था। तानिया और गोलू ने थोड़ी चिंता करते हुए रिहान से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इन दोनों को अपनी परवाह करता हुआ देखकर रिहान ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो इसके जैसे 10 लोगों को एक हाथ से मार सकता हूँ। रिहान की बात सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस वक्त उसकी मुस्कान में सुकून था। वो काफी देर से दिखा नहीं रही थी पर डरी हुई थी कि शायद रिहान को चोट लगी होगी, पर जब रिहान ने कहा कि वो ठीक है तब जाकर उसे सुकून महसूस हुआ। तानिया ने मुस्कुराते हुए रिहान से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने एक बार फिर मेरी मदद की। तानिया की बात सुनकर रिहान ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ये मेरी अपनी मुसीबत थी। रिहान की बात सुनकर तानिया का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने रिहान से कहा, असल में तुमने अभी अभी अभिषेक से जो कहा वो मैंने सुन लिया था। सच कहूँ तो वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था और उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा हो रहा था। मैं खुद उसे अपना पीछा करने से नहीं रोक सकती थी, पर तुमने मेरी मदद कर दी, इसीलिए थैंक यू। तानिया की बात सुनकर रिहान ने घड़ी की तरफ देखा और तानिया से कहा, ठीक है, तुम्हारा सॉरी थैंक यू बंद करो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तुम लोगों को वापस क्लास में जाना चाहिए। रिहान की बात सुनकर तानिया ने भी घड़ी की तरफ देखा और लगभग शॉक होते हुए बोली, ओह गॉड, मैं तो लेट होने वाली हूँ, मुझे जल्दी ही जाना होगा वरना टीचर मुझे क्लास के बाहर खड़ा रखेंगे। इतना कहकर तानिया ने जल्दी से रिहान को बाय कहा और गोलू को खींचते हुए अपने साथ ले गई। दोनों ही भागती भागती स्कूल में जा रही थी। इन दोनों को भागता हुआ देखकर क्लास के बाकी के बच्चे जो अभी तक ड्रामा देख रहे थे और हंस रहे थे, इन लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग भी लेट हो गए हैं और अगले ही पल सभी लोग भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगे। लगभग अगले 10 सेकंड में पूरी सड़क खाली हो गई। अब तक जहां लड़ाई का माहौल था वहां अब गहरी शांति पसर गई थी। रिहान ने जिस स्टॉल से नाश्ता मंगवाया था उस दुकानदार को मुस्कुराते हुए पैसे दिए। पैसे लेने के बाद दुकानदार ने रिहान से हाथ मिलाया और बहुत ही एक्साइट होते हुए रिहान से पूछा, यंग मैन, क्या तुम मार्शल आर्ट चैंपियन हो? क्या तुम्हें क्लाइंब रूफ और वॉल क्लाइंबिंग आती है? रिहान ने जब देखा कि दुकानदार उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा है तो उसने अपना सर खुजाते हुए शर्म से कहा, बॉस मैं तो बस ब्लाइंडली प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती है, मैंने जो किया वो साइंस था, आर्ट नहीं। रिहान की बात सुनकर दुकान के मालिक ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ साइंस है? मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कैसे उन सभी स्कूल स्टूडेंट्स को मारा था। तुम अभी भी मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? बच्चों को मारा था जिसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यह दुकानदार कह रहा है कि उसे इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं है। दुकानदार की बातें सुनकर रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन्हें समझाएं कि ये सिर्फ एक सिंपल सी लड़ाई थी और रिहान 24 साल का है। क्या वो 17 से 1 साल के छोटे मोटे बच्चों को भी नहीं संभाल सकता? मैगी और उसके बाकी लोगों के सामने तो रिहान कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैगी ने एक बार अपने हाथों से ही स्टील का बना हुआ गेट चलती गाड़ी से उखाड़कर फेंक दिया था। उसकी ताकत के सामने तो रिहान 0.1% भी नहीं था। रिहान अपने आप में ही सोच रहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन तानिया से बात करनी होगी ताकि वो उसके बारे में और जान सके, क्योंकि अगर एक बार इन दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे को पता चल गई तो शायद कुछ टाइम तक इन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। रिहान के पास अब यहाँ रुकने का और कोई कारण नहीं था। तानिया भी आज पूरे दिन स्कूल में रहने वाली थी, इसीलिए रिहान वापस बस पकड़कर अपने उसी किराए के मकान में आ गया। जैसे ही रिहान बस से उतरकर अपनी सोसाइटी के पास आया तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गई। इस वक्त उसकी आंखों के सामने लकी खड़ा हुआ था। लकी को देखकर रिहान को सुबह की बात याद आई कि किस तरह से उसने सुबह बहुत ही रूड तरीके से लकी से बात की थी और लकी ने कहा था कि वो उसे देख लेगा। रिहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि दोपहर होने से पहले ही लकी अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा और रिहान को सबक सिखाने के लिए इतने सारे लोग लेकर आ जाएगा। लकी इतनी सी उम्र में ही बहुत ज्यादा बदतमीज, घमंडी और आवारा लड़का बनता जा रहा था और ये बात रिहान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जितना उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया था उस हिसाब से लकी और उसके पापा को तानिया अपने घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से रिहान लकी को पसंद भी नहीं करता था। रिहान ने सुबह लकी से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो एक बच्चे के लेवल पर जाकर अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहता था। लकी से लड़ाई करके रिहान खुद का टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अब जो हरकत लकी ने की थी रिहान
उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लकी अपने साथ इस वक्त 20 से ज्यादा लोगों को लेकर आया था और उन सब के चेहरे काफी डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग लड़ने के लिए काफी बेताब हो रहे हैं। रिहान ने अपने मन में सोचा कि पता नहीं वो किस घड़ी में इस शहर में आया था। जब से यहाँ आया है तब से किसी ना किसी से लड़ाई हो रही है और अब एक बच्चा भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। रिहान ने ध्यान से इन 20 लोगों को देखा और मन ही मन बोला, लगता है आज फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पता नहीं एक ही दिन में मुझे कितनी बार लड़ना पड़ेगा। अभिषेक और उसके दोस्तों से लड़ना रिहान के लिए आसान बात थी, पर इस वक्त लकी अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो थोड़े से खतरनाक लग रहे थे और एक साथ 20 लोगों से लड़ना रिहान के बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपने साथ हथियार और स्टील के रोड लेकर आए थे। रिहान ने अपने मन में सोचा कि जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता कि ठीक से खाना कैसे खाते हैं, उस उम्र में ये लकी गुंडे लेकर आ गया। इसे लगता है कि मूवी में जैसे होता है वैसे ही यहाँ होगा और कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये हीरो बनकर इधर उधर घूमेगा। लकी जो रिहान के सामने खड़ा था इस वक्त रिहान को बहुत ही सीरियस होकर देख रहा था और गुस्से से देखते हुए रिहान को बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस बातें कर रहा हूँ और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा? तुमने आज सुबह मेरे साथ बदतमीजी की और इसीलिए मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता था। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। लकी की बातें सुनकर रिहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपना सिर हेल्पलेस होते हुए नामे हिलाकर कहा, तुम स्कूल नहीं गए क्या? तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आया कि तुम स्कूल टाइम में यहाँ आकर मेरा रास्ता रोको? कहीं तुमने अपनी क्लास तो स्किप नहीं की? रिहान का सवाल सुनकर लकी ने उसी एटीट्यूड में कहा, हाँ मैंने क्लास स्किप की है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मेरी स्कूल के टीचर में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कहीं भी जाने से रोक सके। रिहान ने ध्यान से एक नजर लकी और उसके पीछे खड़े लोगों को देखा। इनमें से कुछ लकी के दोस्त भी थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग अक्सर अपनी क्लास बंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और इधर उधर बेवकूफों की तरह घूमते रहते थे और लोगों से लड़ते रहते थे। इन लोगों को देखकर रिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ना तो इन लोगों से डर लग रहा था और ना ही कोई परवाह थी। आफ्टर ऑल रिहान इतने बड़े परिवार का बेताज बादशाह था। रिहान तो शायद ऐसे छोटे मोटे गुंडों के कांटेक्ट में भी कभी नहीं आता। अगर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं होती तो रिहान को इतना शांत देखकर लकी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए रिहान से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने साथ 20 से ज्यादा लोग लेकर आया हूँ और तुम अभी भी शांत खड़े हो। इतने सारे लोग मैं तुम्हारी आरती उतारने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर आया हूँ और अभी भी तुम मुझ पर हंस रहे हो। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? रिहान ने एक नजर उठाकर लकी को देखा और उसके बाद एक एक शब्द चबाते हुए बोला, अबे ओए 4 फुट 2 इंच तू समझता क्या है अपने आप को? तुझे सच में लगता है कि इन 2-4 लोगों को मेरे सामने लाकर तू मुझे मारेगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? तू जो ये गली और नुक्कड़ के किराए के गुंडे लेकर आया है ना, इन्हें मैं 2 मिनट में कुचल कर रख दूंगा। रिहान की बात सुनकर लकी आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही रिहान चलकर उसके पास गया और उसके सिर पर हल्की सी टपरी मारकर हंसते हुए बोला, जाकर स्कूल में पढ़ाई करो, इन खिलौनों से बाद में खेल लेना। और इतना कहकर रिहान बिना लकी और बाकी लोगों के सवाल या जवाब का इंतजार करे तुरंत वहाँ से अंदर चला गया। रिहान की ऐसी हरकत देखकर लकी अपनी जगह बेवकूफ सा खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हो गया। क्या कोई उसके साथ मजाक करके चला गया? उसने इतनी मेहनत करके स्कूल बंद करके अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया था और कब से रिहान का इंतजार कर रहा था और रिहान उसका मजाक बनाकर चला गया। ये कैसे हो सकता था? खैर, जब तक लकी अपने होश में आया तब तक रिहान जा चुका था और ये देखकर लकी के साथ आए उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगे और वहाँ से चले गए। आज लकी को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसकी एक दिन में 2 बार इंसल्ट कर सकता है। लगभग 2-3 घंटे बाद रिहान वापस किसी काम से जब सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे सोसाइटी में आ रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर लकी से हुई। लकी को इस तरह उदास और हताश देखकर रिहान ने उससे पूछा, तुम वापस स्कूल नहीं गए? अभी भी तुम्हारे दिमाग पर मुझसे बदला लेने का भूत चढ़ा हुआ है क्या? बहुत छोटे हो तुम, अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। इस बार रिहान की आवाज में धमकी और एडवाइस दोनों थी, जिसे लकी भी समझ रहा था। शुरू में जब उसके दोस्त उसका मजाक बना कर गए तो एक बार के लिए लकी को गुस्सा आया था, पर अब रिहान की बातें सुनकर उसे वाकई समझ आ रहा था कि रिहान से दूर रहना ही ठीक है। लकी ने जाते जाते एक खोखली धमकी रिहान को देते हुए कहा, यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक बनाना बंद करो। आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर ये मामला यही शांत नहीं होगा। मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। रिहान ने जब देखा कि लकी अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है और जाते जाते उसे खोखली धमकी दे रहा है तो रिहान के चेहरे पर एक सास्टिक स्माइल आ गई। रिहान 2 कदम चढ़कर ऊपर की तरफ आया और फिर एक बार पलटकर उसने लकी को देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये पूरी दुनिया
तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अपने आप को हीरो समझना और इस जिंदगी को फिल्म समझना बंद करो जो 3 घंटे की कहानी में पूरी हो जाए। अपनी आंखें खुली रखो और दुनियादारी समझो। बचपन से माँ बाप के लाड प्यार में पले हो, इसीलिए जरूरत से ज्यादा आवारा हो गए हो। पर ध्यान रखना, तुम हर किसी को बिना वजह परेशान नहीं कर सकते हो, और अगर किया तो इतना कहकर रिहान ने अपने हाथों का मुक्का बनाया और लकी की तरफ कर दिया, जिससे अगले ही पल लकी डर कर 2 कदम पीछे हो गया और रिहान तिरछी मुस्कान देकर निकल गया। रिहान के जाने के बाद लकी को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई सबक मिला है, बल्कि इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आकर रिहान के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते रात हो गई और रिहान जाकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। हमेशा की तरह आज भी उसकी बहन तान्या अपनी साइकिल से चुपचाप घर आ रही थी और तान्या को सही सलामत घर आता हुआ देखकर रिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिहान के मन में इस वक्त बाहर जाकर अपनी बहन से मिलने का कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जाकर उससे क्या बात करे। आज से पहले उन लोगों की ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए रिहान एकदम से उसके साथ ज्यादा पर्सनल नहीं हो सकता था। चुपचाप बालकनी में खड़े होकर अपनी बहन को घर जाता हुआ देखकर भी रिहान पूरी तरह संतुष्ट था। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। रिहान के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी, पर अगले ही पल अचानक से उसकी आंखों की बह तन गई। तानिया को घर गए कुछ मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके घर से अचानक बहस करने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तानिया इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है। रिहान ने जब लगातार अपने पड़ोस में बने घर में से लड़ाई की आवाज आती हुई सुनी तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे इस वक्त तान्या के घर वालों पर काफी गुस्सा आ रहा था। अभी तक रिहान को भी समझ आ गया था कि तान्या एक सूझी हुई और सिंपल समझदार लड़की है, पर उसके माँ बाप उसे एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। जैसे जैसे लड़ाई की आवाज तेज होती जा रही थी, रिहान खुद को और ज्यादा शांत नहीं रख पा रहा था। वो सच में तानिया के घर जाकर उसे सपोर्ट करना चाहता था। हालांकि 2 कदम आगे बढ़कर ही रिहान ने खुद को रोक लिया और कुछ देर सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वो इस वक्त तानिया के घर गया तो पता नहीं तानिया के परिवार वाले क्या समझेंगे, और हो सकता है कि इसका इल्जाम भी वे लोग तानिया पर लगा दे। रिहान किसी भी हाल में अपनी असली आइडेंटिटी इन लोगों को पता चलने नहीं दे सकता था और बिना किसी ठोस कारण के तानिया के घर जा भी नहीं सकता था। रिहान को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बहन कुछ कदम दूरी पर ही मुसीबत में थी, पर फिर भी वो उसे बचा नहीं सकता था और ना ही उसकी मदद कर सकता था। रिहान ने खुद को शांत किया और सोचा कि इतनी जल्दी किसी भी तरह की जल्दबाजी उसे खतरे में डाल सकती है। इसीलिए उसे सबसे पहले ये पता लगाना था कि आखिर तानिया के घर में चल क्या रहा है और उसके घर से ये लड़ने की आवाज क्यों आ रही है। रिहान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी तानिया के घर से आती आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और जल्दी ही उस घर की सारी लाइट्स बंद भी हो गई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं। जल्दी ही तानिया के घर से आती हुई आवाज बंद हो गई और घर में जो लाइट जली हुई थी वो भी बंद हो गई। रिहान जो अपने कमरे के हॉल में खड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अब आराम कर रहे हैं। रिहान धीरे धीरे सोचने लगा कि वो क्या करे जिससे उसकी बहन जल्दी ही उससे इम्प्रेस हो जाए और रिहान अपनी असली पहचान उसे बताकर अपने साथ ले जाए। पर इस बात का कोई फायदा नहीं था। रिहान जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ज्यादा उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। रिहान ने डायरेक्ट जाकर तानिया से कह दिया कि वो उसका भाई है, तो शायद तानिया के लिए ये सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक होगा। रिहान का दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसलिए उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसके 2-3 कश लेने शुरू किए। रिहान बार बार सोच रहा था कि वो किस तरह से तानिया के परिवार को हैंडल करे जिससे तानिया की मुसीबत कम हो जाए, पर उसके पास अभी तक कोई आइडिया नहीं था। चाहे वो जितना अमीर हो, जितना ताकतवर हो, पर फिर भी उसकी ये ताकत, उसका ये पैसा आज फिर एक बार किसी काम का नहीं रह गया था, क्योंकि रिहान अपनी बहन का इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। रिहान चाहता तो जबरदस्ती बिना अपनी बहन की मर्जी चाहे उसे अपने साथ अपने आइलैंड पर ले जा सकता था, पर इससे रिहान की जिद पूरी हो जाती। उसकी बहन उसे कभी नहीं मिलती, क्योंकि चाहे रिहान माने या ना माने पर तानिया का असली घर यही था और यहाँ पर उसकी अपनी सगी माँ रहती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तान्या और उसकी माँ के बीच का रिश्ता कितना अच्छा है और कितना खराब। 17 साल तक उसकी माँ ने उसे पाला है और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी थी। रिहान को बिल्कुल नहीं पता था कि जब रिहान तान्या को सच्चाई बताएगा तो तान्या उसके साथ यहाँ से जाएगी या नहीं, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो रिहान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रिहान अपनी सोच में खोया हुआ था
कि तभी उसे बगल वाले घर का मैं दरवाजा खोलने की आवाज आई। रिहान ने तुरंत अपने गेट से झांककर बिल्ली की तरह आंखें निकालकर बाहर की तरफ देखा, जहां तानिया अपने सर को नीचे किए बहुत थकी हुई सी अपने घर से बाहर निकल रही थी और घर का दरवाजा बंद कर वो कुछ कदम दूर सीढ़ियों के पास आकर वहां बैठ गई। रिहान ध्यान से तानिया को देख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उसके कंधे लगातार उचकने लगे और जल्दी ही रिहान के कानों में तानिया के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। रिहान अब खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता था। वो जल्दी ही गेट खोलकर बाहर आ गया। रिहान ने तेज गेट खोला था, जिसकी आवाज सुनकर तानिया अपनी डबाती आंखों से गेट खुलने की आवाज की तरफ देखने लगी। उसने जब देखा कि रिहान अपने घर से बाहर निकल रहा है तो उसने सुकून की थोड़ी सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली से कोई आया होगा। हालांकि अगले ही पल तानिया को एहसास हुआ कि कुछ देर पहले वो किस तरह से रो रही थी और जिसकी वजह से रिहान उसे देखकर काफी एब्रेस हुआ होगा। पता नहीं रिहान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सब सोचकर उसने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए रिहान से बोली, तुम इतनी रात को बाहर क्यों आए? कितनी देर हो गई है, अभी तक सोए क्यों नहीं? रिहान ने जब अपनी बहन को इस तरह जबरदस्ती हंसते हुए और सब कुछ ठीक है टाइप रिटर्न करते हुए देखा तो उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने तानिया से कहा, तुम्हें अपने आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम लोग अंदर आयु कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अंदर किस बात पर तुम सब लोग बहस कर रहे थे? अपने सवाल पूछकर रिहान ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ रुमाल तानिया की तरफ बढ़ा दिया। तानिया ने अपना हाथ बढ़ाकर रुमाल लिया और हल्के से थैंक यू बोलकर अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगी और उसके बाद रिहान से बोली, क्या मेरे घर में हो रही आवाज की वजह से तुम्हें डिस्टरबेंस हो गया? मुझे माफ कर दो। तानिया को अभी भी अपनी फिक्र करता हुआ देखकर रिहान ने तुरंत उसे कहा, नहीं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मैं अभी तक सोया ही नहीं था। पता नहीं क्यों पर तानिया को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसका दिमाग उसके साथ है ही नहीं, वो बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। और अचानक ही उसने रिहान से कहा, शायद तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए हो, चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। तानिया को इस तरह की हरकत करता हुआ देखकर रिहान का दिल और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसे चोट पहुंचा रहा है। उसने तानिया से कहा, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बनती नहीं है ना? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो सकता है तुम्हें अच्छा महसूस हो। रिहान की बातें सुनकर तानिया अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथ फैलाकर और अपनी चिम को अपने घुटनों पर रखकर सामने से आ रही मूनलाइट को देखने लगी। कुछ देर तक चांद को देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। रिहान जो अभी तक खड़ा था वो चलकर उसके पास गया और उसके पास बैठते हुए बोला, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिहान का सवाल सुनकर एक मिनट के लिए तानिया दंग रह गई। हालांकि उसने रिहान के लिए थोड़ी जगह बनाते हुए उससे कहा, ठीक है बैठ जाओ, पर मत बैठो। रिहान की बात सुनकर तानिया ने अपने घुटनों में थोड़ा सा और अपना मुंह छुपा लिया और धीरे से बोली, अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो बताना थोड़ा सा अजीब है और साथ ही साथ थोड़ा सा एम्बरेसिंग भी है। तानिया की बात सुनकर रिहान चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अभी भी वह दोनों सिर्फ दोस्त थे जिनकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। इससे ज्यादा इन लोगों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं था। तानिया के घर में काफी दिक्कत चल रही थी और अगर वो अपनी बात किसी से कहना भी चाहे तो शायद इस वक्त वो रिहान नहीं होगा, क्योंकि रिहान अभी भी एक बाहर का इंसान था जिसके साथ घर की बातें शेयर करना या अपने दिल की बातें शेयर करना थोड़ा सा तानिया को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। रिहान भी ये बात जानता था और वह दिल से चाहता था कि वो अभी और इसी वक्त अपनी बहन को कहे कि वो उसका भाई है और उसकी बहन उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकती है। वो कोई बाहर का इंसान नहीं है, पर चाहकर भी रिहान इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। रिहान ने भी आगे कुछ नहीं कहा और तानिया के बगल में बैठकर उसकी तरह चुपचाप चांद को देखने लगा। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे और इसी तरह चांद को देखने लगे। फाइनली एक गहरी लंबी सांस लेकर तानिया ने कहा, ठीक है, इस तरह चुपचाप बैठना और भी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है और मैं अपने दिल में जो भी है उसे और ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। तानिया की बात सुनकर रिहान ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, वही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, बताओ मुझे और बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। रिहान की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, असल में जो बात सबको पता है उसे बताकर क्या ही फायदा? अगर लोगों को पता चल भी जाए तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असल में मेरा परिवार चाहता है
कि मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं और मेरी 12 एथ की पढ़ाई पूरी होते ही मैं उस इंसान के साथ शादी कर लूं। जैसे ही रिहान ने तानिया की बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने लगभग डरते हुए कहा, क्या तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी जल्दी तुम्हारा परिवार तुम्हारी शादी करवाना चाहता है और तुम किससे शादी करने वाली हो? रिहान का सवाल सुनकर तानिया ने गुस्से से कहा, उन लोगों का कहना है कि वो लोग मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजकर मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि ये शादी सिर्फ पैसों के लिए होगी। असल में ये लोग मुझे बेचने वाले हैं। मेरी शादी अमीर घर में करवाकर ये लोग पैसे लेना चाहते हैं। जैसे ही रिहान ने तानिया की बात सुनी तो उसने गुस्से से अपने ही हाथों की कलाई मरोड़नी शुरू कर दी। उसे मन ही मन इस वक्त तानिया के परिवार से नफरत हो रही थी। उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रिहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ इस बात पर कैसे सहमत हो सकती थी। उसकी बहन सिर्फ 17 साल की थी, जिसकी 12th की पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके एकेडमिक रिजल्ट भी हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और उनके बेटे से तो बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद भी उसकी माँ उसे ये सब करने के लिए कह रही थी। रिहान इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। रिहान ने बिना सोचे समझे तानिया से कहा, जितना मुझे पता है तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। रिहान की बात सुनकर तानिया ने तुरंत उसे कहा, बिल्कुल मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी पड़ेगी, पर मैं आज शादी नहीं करना चाहती। कुछ टाइम बाद जब मुझे लगेगा कि मैं शादी के लायक हूँ तब मैं खुद शादी के लिए हाँ कह दूंगी। और सबसे बड़ी बात, बिना सोचे समझे सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी कर देना कहाँ तक सही है? तानिया की सारी बात सुनकर रिहान ने उससे पूछा, तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? रिहान का ये सवाल सुनकर तानिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई और कंफ्यूज होते हुए बोली, मुझे नहीं पता। पहले तो मैं यही चाहती थी कि मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में लाऊं और स्कॉलरशिप के दम पर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं और फिर वही हॉस्टल में रहकर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। पर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उससे पहले ही मेरी शादी के बारे में ये सब। कुछ सोचकर रिहान ने हैरान होते हुए तानिया से पूछा, क्या तुम्हें अपने इस घर से कोई लगाव है? शुरू से लेकर अभी तक रिहान को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि शायद तानिया सच जानने के बाद भी उसके साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो बचपन से इसी घर में रही है, अपनी माँ के साथ रही है और वो अपनी माँ को छोड़कर कभी रिहान के साथ आने के लिए हाँ नहीं कहेगी। हालांकि अब रिहान को इस बात का एहसास हो रहा था कि तानिया खुद इस घर से इन लोगों से दूर जाना चाहती है। रिहान का सवाल सुनकर तानिया ने बिना झिझक के कहा, बिल्कुल, ये परिवार मुझे अपने साथ रखना डिर्व नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस परिवार के लिए मैटर करती हूँ। शायद मैं कोई सामान हूँ जिसे ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। मैं तो बहुत पहले ये घर छोड़कर चले जाना चाहती थी। जैसे ही रिहान ने तानिया की बात सुनी तो वो दिल ही दिल में और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मन ही मन तानिया से बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जैसे ही ये बात रिहान के गले से बाहर आने लगी तो पता नहीं क्यों पर उसके मुंह में ही ये बात दबी रह गई। रिहान हिम्मत कर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तानिया के घर का दरवाजा जोर से खुला, जिसकी वजह से रिहान डिस्टर्ब हो गया और अपनी बात नहीं कह पाया। रिहान ने गुस्से से पलटकर पीछे देखा जहाँ से आवाज आई थी। इस वक्त सामने कोई और नहीं बल्कि तानिया का सौतेला भाई लकी खड़ा था और जैसे ही लकी ने तानिया के बगल में रिहान को उसके इतने पास बैठा हुआ देखा तो उसने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। रिहान तानिया को सच बताने ही वाला था कि तभी तानिया के घर का दरवाजा खुला और लकी बाहर आया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन सीढ़ियों पर बैठी हुई है और उसके बगल में रिहान बैठा हुआ है तो ये देखकर उसने इस तरह के एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसने कुछ बहुत गलत देख लिया हो और थोड़ा तेज चिल्लाते हुए बोला, ओह माय गॉड, मुझे पता ही था कि तुम आधी रात को सोई नहीं होगी। तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों निकली? अच्छा, अब समझ आया तुम्हारा इसी के साथ अफेयर चल रहा है ना, पर तुम अब पकड़ी गई हो और तुम्हें मैं एक्सपोज करूंगा। जैसे जैसे रिहान लकी की बात सुनते जा रहा था उसके मन में लकी को लेकर नफरत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर भी तानिया के करीब रहने के लिए उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना था और लकी से ठीक से बात करनी थी। रिहान ने लकी से सवाल करते हुए कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपने शब्दों को सही से इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी जो कुछ कहा वह तुम्हारी अपनी बहन के बारे में था? रिहान की बात सुनकर लकी उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम पकड़े गए हो और अब इस तरह मत दिखाओ जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जब से तुम मेरे घर के बगल में शिफ्ट हुए हो तब से मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा जरूर तान्या के साथ चक्कर चल रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसे गरीब आदमी के साथ मेरी बहन का रिश्ता कभी नहीं होगा और तुम सपने में भी उसके बारे में सोचने के लायक नहीं हो। बगल में बैठी तानिया ने जब देखा
कि उसका भाई अपनी उम्र से ज्यादा बोल रहा है और उसके शब्द बहुत ज्यादा घटिया तरीके से बाहर आ रहे हैं, तो वो तुरंत गुस्से से खड़ी हुई और लकी से बोली, लकी मैं और रिहान सिर्फ दोस्त है, बिना वजह बात का बतगड़ मत बनाओ। जैसे ही लकी ने तानिया की बात सुनी तो तुरंत उसके शब्दों को पकड़ते हुए बोला, वो तो इसका नाम रिहान है। तुम दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, जबकि इसे यहाँ आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे को दोस्त कह रहे हो। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो तानिया। एक तरफ लकी को तानिया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो दूसरी तरफ तानिया लकी को कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थी। लकी ने अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल लाते हुए तानिया को देखते हुए उससे कहा, कुछ देर पहले तुम कसम खाकर चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी कि तुम सिर्फ कॉलेज जाओगी और किसी ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी के साथ शादी नहीं करोगी, और अब तक तुम आधी रात को इस तरह किसी गैर लड़के के साथ उसके इतने करीब बैठी हुई हो। मैं अभी पापा को और मम्मी को बुलाता हूँ। जैसे ही तानिया ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत घबराते हुए अपने भाई को रोकते हुए कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तानिया कितना भी रोक ले पर लकी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो जैसे तमाशा करने का एक और मौका मिल गया था। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाकर अपने माँ बाप को बुलाने ही वाला था, पर रिहान उसे ये मौका कैसे दे सकता था। वैसे तो रिहान को तानिया के माँ बाप से बिल्कुल डर नहीं लगता था, पर वो आधी रात को इस तरह पूरी सोसाइटी के बीच हंगामा करना सही नहीं समझ रहा था। इसीलिए जैसे ही लकी ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला तो तुरंत रिहान ने आगे बढ़कर लकी के गले पर चाकू रख दिया। अगले ही पल लकी की आवाज उसके गले में ही रह गई और बेहोश होकर नीचे गिरने से पहले उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। लकी को इस तरह जमीन पर गिरा हुआ देखकर तानिया ने डरते हुए रिहान से पूछा, तुमने लकी को मार दिया? तानिया का सवाल सुनकर रिहान ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुमने क्या मुझे मर्डर समझ के रखा है, जो हर वक्त किसी ना किसी को मारता ही रहेगा? मैंने बस इसे हल्का सा डराया है, जिसकी वजह से ये बेहोश होकर गिर गया। इसे जो ड्रामा करना है करने दो और तुम बाकी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। रिहान की बात सुनकर तानिया ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? तानिया को इतना चिंता करते हुए देखकर रिहान ने उससे पूछा, क्यों? तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये तुम्हें बिल्कुल इज्जत नहीं देता, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, फिर तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? इस वक्त रिहान के दिल में एक के बाद एक मिक्स फीलिंग आ रही थी। रिहान, तानिया और लकी, इन तीनों के बीच का रिश्ता थोड़ा सा अजीब हो गया था। रिहान और तानिया के पापा एक थे, तो वही दूसरी तरफ लकी और तानिया की माँ एक थी, जिस वजह से जहाँ एक तरफ रिहान तानिया का भाई था तो वही दूसरी तरफ लकी भी तानिया का भाई था, और इन तीनों के बीच में तानिया कॉमन हो गई थी और रिहान को लकी से तो कोई लेना देना था ही नहीं। पर जब उसने देखा कि तानिया लकी को लेकर काफी चिंता कर रही है तो उसे मन ही मन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा। वो अपनी बहन को किसी और की परवाह करते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि रिहान अपनी सोच में ज्यादा आगे तक जा पाता उससे पहले ही अनएक्सपेक्टेडली तानिया ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं हो रही है। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे ही रिहान ने तानिया को अपनी इतनी परवाह करते हुए देखा तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई और उसका दिल खुश हो गया। रिहान इस बात से खुश था कि तानिया कम से कम उसके बारे में सोच रही है और उसकी परवाह कर रही है। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। अचानक से लकी के आ जाने की वजह से रिहान को जो जरूरी बात तानिया से करनी थी वो अधूरी रह गई। तभी रिहान ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त काफी लेट हो गया था, इसीलिए रिहान ने तानिया से कहा, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर आराम करो और किसी भी बात के बारे में ज्यादा मत सोचना। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी लाइफ जल्दी ही अच्छी होने वाली है। जैसे ही तानिया ने रिहान की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जितना तानिया को पता था उसके पेरेंट्स पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो लोग उसकी शादी करवा कर रहेंगे। ऐसे में उसके साथ अब और क्या नया होने वाला था। कुछ देर दिमाग लगाकर तानिया ने सोचा कि शायद रिहान उसे कंफर्टेबल करने के लिए ये सारी बातें कह रहा है। रिहान की बात मानकर तानिया वापस अपने घर की तरफ जाने लगी और जाते जाते उसने रिहान से कहा, थैंक यू सो मच रिहान, एक बार फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया और बार बार तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करके मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तानिया को इतनी फॉर्मेलिटी करता हुआ देखकर रिहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, आफ्टर ऑल तुमने मेरी इतनी मदद की है। रिहान की बात सुनकर तानिया मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और लकी को उठाकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी और इस वजह से वो लकी को हिला भी नहीं पा रही थी। अगर तानिया रिहान की बात मानती तो इस फालतू इंसान को यहीं पर छोड़कर आराम से घर जाकर सो जाती और कल जो भी होना होता उसे कल पर छोड़ देती। लेकिन फिर भी रिहान ने
जब देखा कि तानिया काफी मेहनत कर रही है तो वो खुद ही आगे कदम बढ़ाकर उसकी मदद करने के लिए आ गया। रिहान तानिया के पास आया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को इस तरह तानिया के घर जाना सही नहीं होगा। इसलिए उसने सजेस्ट करते हुए तानिया से कहा, इस लड़के को यही दरवाजे के पास छोड़ दो। अगर तुम इसे सबक नहीं सिखाओगी तो इसे कभी पता नहीं चलेगा कि अपने से बड़ों की कैसे इज्जत की जाती है। तानिया ने कुछ देर रिहान के सुझाव के बारे में सोच और फिर लकी को घसीटते हुए दरवाजे के पास छोड़ दिया। लकी इस वक्त दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और तानिया को उसकी कोई परवाह नहीं हो रही थी। तानिया जानती थी कि लकी की जान को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए उसने लकी को वही छोड़ दिया। जल्दी ही तानिया और रिहान दोनों अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह रिहान जल्दी जागकर तानिया का उसके स्कूल तक पीछा करने लगा। जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है और तानिया भी नॉर्मल लग रही है, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। इस दौरान रिहान ने तानिया को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वो उसका पीछा कर रहा है। जल्दी ही रिहान यहाँ से उस टेम्परेरी स्टेशन पर चला गया जहाँ मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड रुके हुए थे। इस वक्त रिहान काफी गुस्से में नजर आ रहा था। रिहान को ऐसे देखकर मैगी ने हिम्मत करते हुए पूछा, बॉस क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? मैगी का सवाल पूछना ही था कि रिहान ने अपना सारा गुस्सा उगलते हुए कहा, ये सब कुछ कल रात की बात है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तानिया की माँ और उसका वो सौतेला बाप इतने आगे तक। इतना कहते रिहान चुप हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैगी को पता था कि कल रात क्या हुआ था, क्योंकि मैगी रिहान की पर्सनल बॉडीगार्ड थी और इसी वजह से वो कभी भी रिहान को अकेला नहीं छोड़ती थी। हर वक्त उसकी परछाई की तरह किसी न किसी तरह उसके साथ रहती थी। कल रात को पूरा कॉरिडोर भले ही शांत लग रहा हो, पर सच तो ये था कि मैगी और कुछ जरूरी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप वहाँ पर छुपे हुए थे। और रही बात तान्या और रिहान के बीच हुई बातचीत की, तो नेचुरली इन लोगों ने सब सुन लिया था। रिहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जो बात उसे अभी भी सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वो ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को अपनी असली पहचान कैसे बताए। तान्या को लगता था कि उसके घर के जो भी मामले हैं वो उसे जगा रहे हैं, जिससे वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती है। पर रिहान की नजरों में ये सब बातें बहुत छोटी थी। वो आराम से अपनी बहन की मदद कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हक से अपनी बहन की मदद करे। वो ऐसा क्या करे कि तानिया उसे अपनी मदद करने दे। अगर रिहान अपनी पहचान बता देता है तो मुसीबत बढ़ जाएगी, और अगर वो अपनी पहचान नहीं बताता है तो तानिया और उसका परिवार कभी भी उसे अपने घर के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं देंगे। और यही सब सोचकर रिहान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। कुछ सोचकर मैगी ने रिहान से कहा, बॉस मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन में कहीं खो गए हैं। जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? बताओ मुझे। रिहान का सवाल सुनकर मैगी कुछ देर तक सोचती रही। उसके बाद उसने रिहान से कहा, बॉस मुझे लगता है कि अगर आपको पेड़ की ऊंचाई तक जाना है तो इन छोटी छोटी डालियों को काटना होगा जो आपका रास्ता रोक रही है। मुझे लगता है कि जानने के बाद तान्या कभी भी मुझे अपना भाई नहीं मानेगी, पर अब मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तानिया को सच बता देना चाहिए। रिहान को मैगी की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उसे इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जो कुछ भी है वो साफ साफ बता देना चाहिए। और वैसे भी तानिया में और उसमें एक ही पिता का खून है और इस बात को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता है। सच जानने के बाद अगर तानिया रिहान को अपना भाई नहीं भी मानती है तो भी रिहान तानिया के प्रति एक भाई के सारे फर्ज निभाएगा। मैगी का सुझाव मानकर रिहान ने डिसाइड करते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा मैगी। जैसे ही आज तानिया स्कूल से घर आ जाएगी तो मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। उसके बाद चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे वो मुझे अपना भाई माने या ना माने, पर मैं उसे अब उस घर में और ज्यादा परेशान नहीं होने दूंगा। मैगी की बात सुनकर कहीं रिहान का मूड अब अच्छा हो गया था। उसने मैगी से पूछा, बाय द वे मैं आज अपनी बहन से ऑफिशियली मिलने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तैयार करना होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? रिहान ने ये सवाल मैगी से इसीलिए पूछा था क्योंकि तानिया एक लड़की थी। अगर वो उसका भाई होता तो रिहान खुद की पसंद से उसे कुछ भी अच्छा सा गिफ्ट दे सकता था, पर लड़कियों को क्या पसंद आता है रिहान को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए रिहान को लगा कि मैगी उसे सबसे सही आइडिया दे सकती है। एल पर शायद रिहान ने गलत इंसान से पूछ लिया था।
ये सच था कि मैगी एक लड़की थी, पर उसकी ऑर्डिनरी लाइफ में लड़कियों जैसा कुछ नहीं था। मैगी कभी भी बाकी लड़कियों की तरह ना तो तैयार होने में कोई एफर्ट लगाती थी और ना ही अच्छे कपड़े पहनने में कोई एफर्ट लगाती थी। वो हर वक्त एक ही तरह के कपड़ों में रहती थी और अपनी ड्यूटी करती रहती थी। इस वजह से उसके पास रिहान को देने के लिए कोई भी अच्छा सुझाव नहीं था। मैगी ने बहुत ही डिफिकल्टी के साथ रिहान से कहा, बॉस, वो मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैगी की बात सुनकर रिहान ने एक नजर चारों तरफ घुमाई जहाँ सिर्फ लड़के ही खड़े थे और ये देखकर उसने एक गहरी लंबी सांस ली, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे एक अच्छा सजेशन दे सके। थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर मैगी ने रिहान को सुझाव देते हुए कहा, बॉस, क्यों ना हम उसे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी गिफ्ट करें। मैगी का सजेशन सुनकर रिहान ने धीरे से कहा, शायद इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली अच्छा गिफ्ट देने की मीटिंग पूरी तरह से बेकार हो गई थी। हालांकि मैगी ने अभी अभी कपड़े और ज्वेलरी का जो आइडिया दिया था वो भी ठीक ठाक था। रिहान जब पहली बार तानिया से मिला था तब तानिया ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके बाद जब भी रिहान तानिया से मिला वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही मिली। शायद उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और घर पर भी वो स्ट्रीट स्टॉल से मिलने वाले सस्ते कपड़े ही पहनती थी। रिहान को थका हुआ देखकर मैगी ने उससे कहा, बॉस, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, मैं किसी को भेजकर ये सारा सामान मंगवा लेती हूँ। मैगी की बात सुनकर रिहान ने तुरंत ना मैं अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं पहली बार अपनी बहन को कोई गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं खुद पर्सनली जाकर वो गिफ्ट पसंद करूंगा। जल्दी से गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे इस शहर के सबसे बेस्ट शॉपिंग मॉल में जाना है। रिहान का ऑर्डर सुन के मैगी तुरंत सहमत होते हुए वहाँ से बाहर गाड़ी तैयार करने के लिए चली गई। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे शॉपिंग मॉल नहीं थे क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था। इसी वजह से यहाँ पर ठीक ठाक शॉपिंग मॉल ही मिलते थे। हालांकि ऋषिकेश के बाहर की सिटी में भी इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी नहीं मिलते थे जितना रिहान खरीदना चाहता था। भले ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सब चीज महंगी हो, पर रिहान जैसे सुपर अमीर आदमी के लिए ये सब चीज बहुत सस्ती थी। रिहान का मन कर रहा था कि वो उड़कर यहाँ से मुंबई या किसी बड़े शहर में चले जाए और वहाँ जाकर अपनी बहन के लिए अच्छे गिफ्ट्स खरीद ले। पर रिहान को डर था कि कहीं उसे वापस आने में लेट ना हो जाए और अगर उसे लेट होता है तो उसके हाथ से आज का मौका निकल जाएगा। इसीलिए रिहान ऋषिकेश में ही अच्छी शॉप पर चला गया। रिहान ने खुद से कहा कि वो अभी तानिया को कोई ठीक ठाक गिफ्ट दे देगा, पर जब वो तानिया को अपने साथ अपने आइलैंड लेकर जाएगा और अपने मेंशन में रहेगा तब वो इससे भी बड़ा गिफ्ट तानिया को देगा। रिहान से आज के दिन का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो अपनी असली पहचान अपनी बहन को बताने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहा था। रिहान जल्दी से एक गाड़ी में बैठा और शहर की सबसे अच्छी दुकान के लिए निकल गया। पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उस दुकान पर बहुत सारी भीड़ देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए शांति से अच्छा से गिफ्ट पसंद करना चाहता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि बिना वजह की आवाज करके कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। वैसे तो रिहान कभी भी अपने अमीर होने के बारे में लोगों को नहीं बताता था। अंधेरे में भी वो शांति से निकल जाने वाला आदमी था, पर फिर भी अपना काम करते वक्त कोई उसे डिस्टर्ब करे ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। रिहान ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़वाया और तभी उसे एक लग्जरी स्टोर दिखाई दिया। रिहान ने तुरंत अपने लोगों को गाड़ी रोकने के लिए कहते हुए कहा, गाड़ी यही रोक दो, पहले उस सामने वाली दुकान पर चलते हैं। मैगी, तुम जाओ और जाकर ये जगह खाली करवाओ। रिहान का ऑर्डर मिलते ही मैगी तुरंत इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी रिहान के इंस्ट्रक्शंस पर, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मैगी एक बात को हमेशा फॉलो करती थी कि चाहे जैसा भी इंस्ट्रक्शन रिहान उसे दे, उसे हर हाल में बिना सवाल किए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। गाड़ी में से सबसे पहले निकलने वाली इंसान मैगी थी, जो तुरंत उस सामने वाली लग्जरी शॉप में चली गई। वही रिहान अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था और मैगी के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। मैगी अभी अभी जिस दुकान पर गई थी वो दुकान इस पूरे शहर की सबसे लग्जरी दुकानों में से एक थी और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन नेचुरली बहुत ज्यादा ग्रैंड और फैबुलस था। फिर भी ये सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही लग्जरी थी, क्योंकि रिहान इससे भी बड़ी बड़ी दुकानों पर जा चुका था और उसके लिए इस तरह की दुकानें मामूली शॉप से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस दुकान में किसी भी कपड़े और बैग की कीमत कम से कम 10,000 रुपए से शुरू होती थी, जो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये अमाउंट भी तब थी जब प्रमोशन और डिस्काउंट दिया जाता था। जब भी ब्रांड का कोई भी नया आइटम लॉन्च होता था तो उसकी कीमत लाखों रुपए में होती थी। बिना रिजर्वेशन के तो कोई भी मेंबर इस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाता था। शहर के 99% लोग तो इस दुकान के आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ मिलने वाला सामान
उनकी पहुंच से बाहर है। इन महंगी दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, बहुत कम कस्टमर यहाँ होते थे। आज भी यहाँ बहुत कम लोग थे, पर जैसे ही रिहान की लग्जरी गाड़ी उस दुकान के सामने आकर खड़ी हुई तो सब लोगों का ध्यान उस गाड़ी पर ही टिक गया। इस दुकान पर आने वाले ज्यादातर कस्टमर्स महंगी गाड़ियों में ही आते थे और अभी भी इस दुकान की पार्किंग में 20 से ज्यादा महंगी गाड़ियां खड़ी थी, पर रिहान की गाड़ी अभी भी सब पर भारी पड़ रही थी। इस वक्त उस दुकान में जितने भी कस्टमर्स थे उन्हें लग रहा था कि शायद कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए सब लोग शॉप पर असिस्टेंट को काफी हैरान होकर देखने लगे। तभी लोगों में आपस में बातें होनी शुरू हो गई। क्या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है? कीमत तो काफी ज्यादा लग रही है। जितना मुझे पता है ये गाड़ी टॉप रोल रस बोर्ड टेल कार है। इस एक गाड़ी की कीमत ही कम से कम 28 रुपए करोड़ है। अगर ऐसा है तो इस गाड़ी को एक दिन किराए पर लेने की कीमत ही कम से कम 5 से 1 रुपया करोड़ होगी। आखिर यहाँ पर किस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी करने वाले हैं ये लोग? एक तरफ आपस में कस्टमर्स बात कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ शॉप के स्टाफ मेंबर भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे तो सीनियर्स ने भी हमें नहीं बताया कि यहाँ पर किसी तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी आज होने वाली है। आखिर यहाँ होने क्या वाला है? जिस वक्त दुकान पर सभी लोग हैरान होकर गाड़ी को देख रहे थे, उसी वक्त मैगी दुकान में आई। जैसे ही शॉप की असिस्टेंट ने मैगी को अंदर आते हुए देखा तो तुरंत झुककर उसे ग्रीटिंग दी और मैगी से बोली, मैम मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अगर इस वक्त मैगी की जगह कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो यहाँ का कोई भी स्टाफ उसे दुकान के अंदर भी नहीं आने देता। इस तरह प्यार से बोलना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि इन लोगों ने पहले ही मैगी को उस रोज रका से बाहर आते हुए देख लिया था और उसके बाद मैगी का अपना टेम्परामेंट और अपीयरेंस लेवल भी काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से कोई भी एक नजर देखते ही मैगी से इम्प्रेस हो जाए। दुकान में खड़े जितने भी लोग थे उन्होंने जब पहली बार मैगी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद मैगी किसी बड़े घर की बहू है। हालांकि जब उन लोगों ने मैगी के कपड़े देखे तो उन लोगों को कुछ अजीब लगा। कोई भी बड़े घर की बहू या बेटी घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के सीरियस और टाइट कपड़े तो कभी नहीं पहनेंगी, क्योंकि इस वक्त मैगी ने एक लेडी सूट पहना हुआ था जिसकी पंत बहुत अच्छे से आयरन की हुई थी और उसके ऊपर कमर तक का एक टाइट टॉप पहना हुआ था। आमतौर पर इस तरह के कपड़े बड़े घरों के बॉडीगार्ड पहनते थे। यहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। दिखने में जो लड़की किसी बड़े घर की बहू लग रही थी कपड़े पहने हुए, वो लड़की कोई सिक्योरिटी गार्ड लग रही थी। हालांकि जल्दी ही वहाँ खड़े सभी लोगों को समझ आ गया कि मैगी सच में एक सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बड़े घर की बेटी नहीं। जैसे ही यहाँ खड़े लोगों को मैगी की असलियत पता चली तो सब लोग कुछ देर के लिए दंग रह गए और जब मैगी ने अपनी बात यहाँ खड़े लोगों के सामने कही तो लोग और भी ज्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगे। मैगी ने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, मेरे बॉस यहाँ आकर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉइज को छोड़कर बाकी लोगों का कोई काम नहीं है, इसीलिए तुरंत ये जगह खाली कर दो। जैसे ही मैगी ने अपनी बात पूरी की तो आसपास खड़े सभी लोग और कस्टमर अपनी जगह पर जम गए। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी कुछ कस्टमर ने रिएक्ट करते हुए और नाक होते हुए कहा, क्या हम लोग यहाँ से चल जाएं? तुम हमें यहाँ से कैसे भगा सकते हो? यहाँ आए हुए कुछ कस्टमर को लग रहा था कि वे लोग भी यहाँ पैसे खर्च करने और सामान खरीदने ही आए हैं, फिर वे लोग यहाँ से क्यों जाए? कोई भी अचानक से महंगी गाड़ी में बैठकर आएगा और कहेगा कि इस जगह को खाली कर दो तो क्या हम लोग कर देंगे? और आखिर गाड़ी में बैठे हुए आदमी की आइडेंटिटी क्या है? अगर वो अमीर है तो हम लोग भी अमीर हैं। अगर उसके पास पैसे हैं तो हमारे पास भी पैसे हैं। वो हम लोगों को अपने से कम कैसे समझ सकता है? अभी तक तो सब लोग अपने मन में कह रहे थे, पर जल्दी ही आवाज उनके मुंह पर भी आने लगी, मैंने कुछ गलत नहीं सुना? क्या तुम हम सब लोगों के बारे में बात कर रही हो? ये एक वुमेन स्टोर है, यहाँ पर एक आदमी का क्या काम? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो? मैं इस दुकान पर एक विप मेंबर हूँ और तुम्हें किसने हक दिया हमें यहाँ से बाहर भेजने का? कौन है तुम्हारे बॉस? क्या आइडेंटिटी है उसकी? अभी तक दुकान पर जितनी भी लेडीज कस्टमर थी वो सब काफी ज्यादा डिस्टिस्फाई हो गई थी। कहीं ना कहीं उनके इस डिस्टिस्फेक्शन की एक वजह मैगी थी, क्योंकि वो बिना मेकअप के भी उन लोगों से 1000 गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी और ये बात यहाँ आई हुई बाकी औरतों से बर्दाश्त नहीं। मैगी की बात सुनकर दुकान पर जितने भी कस्टमर्स थे सभी लोग नाक हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। जब दुकान पर असिस्टेंट ने देखा कि कस्टमर और मैगी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी ताकि माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल कर सके। यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते थे उन सबका बैकग्राउंड पैसों के साथ साथ और भी कई तरह से काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से कई बार इंसान की जान भी जा सकती थी। इसीलिए दुकान पर काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि दुकान का मालिक भी इन कस्टमर्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के बारे में या इन्हें नाराज करने के बारे में नहीं सोच सकता था। असिस्टेंट अपनी जगह पर खड़ी हुई
और बहुत ही ध्यान से मैगी को एडवाइस देते हुए बोली, मैडम आई एम सॉरी, ये स्टोर है, कोई प्राइवेट क्लब नहीं, इसलिए हम अपने कस्टमर को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते हैं। और फिर यहाँ जितने भी कस्टमर हैं वो सब हमारे मेंबर हैं। और इतना कहते कहते असिस्टेंट बीच में ही रुक गई। उसे इस वक्त डर लग रहा था कि कहीं मैगी नाराज ना हो जाए। मैगी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से है और उसके बॉस भी कोई बहुत बड़े इंसान है। पर इस वक्त दुकान में इतने सारे कस्टमर थे, ऐसे में इन सभी कस्टमर को जाने के लिए कहना कहीं शॉप के ब्रांड के लिए नेगेटिव हो सकता था। ये सारे सेल्स एडवाइजर इस वक्त कोशिश कर रहे थे कि मैगी उनकी बात समझने की कोशिश करे, पर मैगी ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। जब रिहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसे हर हाल में ये शॉप क्लियर करवानी है, तो मैगी को रिहान का ये आर्डर हर हाल में पूरा करना था। और इसीलिए बिना रिहान की परमिशन के मैगी यहाँ पर एक मक्खी तक को आने की परमिशन नहीं दे सकती थी। सेल्स असिस्टेंट की बात सुनकर मैगी ने तुरंत अपना सरनामे हिलाते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा कि कोई भी गैर जरूरी इंसान मुझे ये नहीं दिखना चाहिए। जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो, वरना अगर मैंने अपनी फोर्स इस्तेमाल की तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर मैगी ने पलटकर अपनी कार की तरफ देखा और अगले ही पल बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उस गाड़ी में से निकलकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। हर एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और हर कोई आंखों पर सनग्लासेस पहने हुए था। दुकान पर जितने भी लोग थे उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी। उसने यहाँ खड़े लोगों को बोलने का मौका भी नहीं दिया था। तभी एक औरत ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखो मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तुम हमें हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें इसी शहर में दफना दूंगी। हाँ, मेरे पति भी बहुत बड़ी कंपनी के अध्यक्ष हैं। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर बहुत सारे कस्टमर डर रहे थे और साथ ही साथ थोड़ी हिम्मत दिखाकर अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे ताकि मैगी को डराने की कोशिश कर सके। इन लोगों को लग रहा था कि शायद अपनी पहचान और बैकग्राउंड बात कर ये लोग मैगी को डरा देंगे, पर इन्हें कहाँ अंदाजा था कि मैगी अपने आप में एक तूफान है जिसे किसी से डर नहीं लगता। मैगी की असली ताकत रिहान था और जब तक रिहान था तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ये बात मैगी अच्छे से जानती थी। इन लोगों की बातें सुनकर मैगी को हंसी आ गई और उसने एक तिरछी मुस्कान देते हुए और इन लोगों का मजाक बनाते हुए कहा, मैं तुम सब लोगों को आधा मिनट दे रही हूँ, जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक करो और यहाँ से निकलो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। मैगी ने खुलेआम इन सब लोगों को अल्टीमेटम दिया था, जिसकी वजह से यहाँ खड़े कस्टमर डर भी रहे थे और बौखला भी रहे थे। ये लोग हमेशा से अपने आप को इस सोसाइटी के सबसे नोबल पर्सन मानते थे, पर आज कोई इनसे ज्यादा अमीर इन पर हुक्म चल रहा था। ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जल्दी ये सब लोग एक बार फिर गुस्से से आपस में बात करने लगे। लगता है ये लोग इस शहर में नए आए हैं, इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये ऋषिकेश के हैं। पता नहीं किस बैकग्राउंड के लोग हैं ये। मुझे नहीं पता था कि दूसरे स्टेट के लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और अगले ही पल एक लेडी ने तेज आवाज में मैगी से कहा, तुम लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो। मैं अभी और इसी वक्त अपने पति को यहाँ बुला रही हूँ। तुम लोग बहुत सारे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम हम कस्टमर को परेशान कर सकते हो। मैं भी देखती हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तुम अपने साथ मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी अपने पति को यहाँ बुला रही हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। ये लोग जरूरत से ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी तक दुकान में जितने भी कस्टमर थे सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से से भर गए थे। उन लोगों को मैगी का अग्रेसिव बिहेवियर और एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार रिहान शायद सोचकर आया था कि वो किसी को नहीं बख्शेगा, इसीलिए उसे इन लोगों की कोई परवाह नहीं हो रही थी। उसने पहले ही मैगी को आर्डर दे दिया था कि उसे जो करना है वो करे और मैगी रिहान का आर्डर बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रही थी। मैगी ने जब देखा कि ये सारे कस्टमर यहाँ से जाने से मना कर रहे हैं तो उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को आर्डर दिया कि वे लोग इन्हें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाले। यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स थे सब लेडीज थी। ऐसे में ये खुद को कैसे बचाती? उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड जैसे खूंखार गार्ड के खिलाफ जा सके। जैसे ही शॉप पर लेडीज कस्टमर ने देखा कि मैगी जो बोल रही है वो कर देगी और उसका आर्डर मिलने पर उसके ये सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकालेंगे, तो वो लोग घबरा गई और तुरंत अपना अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगी। कस्टमर तो यहाँ से चली गई थी पर अब बच गए थे इस दुकान के एम्प्लॉइज जो इस वक्त काफी ज्यादा नुकसान में थे और उन्हें रह कर डर लग रहा था कि कहीं उनके लड़ने पर या अगेंस्ट जाने पर मैगी उनके साथ कुछ गलत ना करवा दे। इसीलिए वे सब लोग जाते हुए कस्टमर से
माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इन सभी लोगों को डर था कि कहीं यहाँ से जाने के बाद ये सारे कस्टमर इन लोगों से नाराज ना हो जाएं और उनकी शॉप पर आना बंद ना कर दे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस बात का सबसे बड़ा असर इस शॉप और यहाँ के एम्प्लॉइज पर ही पड़ने वाला था। जल्दी ही पूरी दुकान खाली हो गई और अब दुकान में सिर्फ कुछ जरूरी स्टाफ था। जैसे ही कस्टमर यहाँ से चले गए उसके बाद रिहान धीरे धीरे चलकर अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और दुकान में आया। दुकान पर काम करने वाले स्टाफ को फाइनली अब उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, जिसकी वजह से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई होते होते बच गई। जैसे ही रिहान दुकान के एम्प्लॉय को दिखाई दिया तो अगले ही पल सब लोगों का दिमाग ब्लैंक हो गया और इसका सबसे बड़ा कारण था रिहान के कपड़े जो इस वक्त उसने पहने हुए थे। रिहान बहुत जल्दी में तानिया को देखने उसके स्कूल गया था और उसके बाद डायरेक्ट मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के टेम्परेरी बेसमेंट में रुक गया और वहां से सीधा यहाँ आने की वजह से रिहान को कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला और अभी भी उसने वही सड़क से खरीदे हुए सस्ते और चीप कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर हैरानी से दुकान के सभी एम्प्लॉइज की आंखें फैल गई। रिहान फिलहाल एक सुपर लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ था जिसकी कीमत 250 करोड़ के आसपास थी और साथ ही साथ उसके पास अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड थे जो दिखने में बहुत ज्यादा भयंकर थे। ऐसे में उसका इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलना सब लोगों को हैरान कर रहा था। सभी स्टाफ मेंबर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एक बार के लिए तो सारे स्टाफ मेंबर को लगा कि शायद उन लोगों की आंखें खराब हो गई है या फिर रिहान ने किसी दूसरे ही ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं जिनके बारे में उन्होंने आज तक सुना नहीं है और इसीलिए ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुकान के अंदर जो स्टाफ है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो यहाँ पर अपनी बहन के लिए बेस्ट गिफ्ट खरीदने आया था। रही बात उसके अपने कपड़ों की और उसने क्या पहना हुआ है और साथ ही साथ लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो रिहान को इससे कतई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए तो फोर्ट 500 के कपड़े पहनकर भी रिहान इतनी लग्जरी शॉप पर आने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। रिहान की अपीयरेंस इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि दुकान पर काम करने वाले स्टाफ को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये रियलाइज करने में कि ये लोग किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। रिहान जिस एटीट्यूड के साथ और जिस लग्जरियस का के साथ यहाँ आया था उस हिसाब से यहाँ काम करने वाले ऑर्डिनरी स्टाफ रिहान के सामने खड़े होने के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए इस शॉप की मैनेजर खुद रिहान से बात करने के लिए आगे आए। शॉप की मैनेजर अच्छे से देख सकती थी कि उसके सारे एम्प्लॉइज इस वक्त डर के मारे कांप रहे हैं और किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए उसने खुद के सीने पर ही बुलेट खाना सही समझा और रिहान से बहुत प्यार से बोली, सर क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। रिहान को लड़कियों के कपड़े खरीदने बिल्कुल नहीं आते थे, इसीलिए जब वो इस दुकान में आया और यहाँ पर इतने सारे आइटम देखे तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। किस्मत से जब मैनेजर रिहान को ब्रीड करने आई तब जाकर रिहान थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या सूटेबल रहेगा। रिहान की बात सुनकर मैनेजर ने बहुत ही सावधानी के साथ पूछा, ओके सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बहन कितने साल की है। मैनेजर का सवाल सुनकर रिहान ने उसे बताते हुए कहा, उसकी उम्र 17 साल है और वो अभी सेकेंडरी हाई स्कूल में है। हालांकि वो जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। उसके फ्यूचर के हिसाब से कौन से स्टाइल के कपड़े अच्छे रहेंगे। रिहान की बात सुनकर मैनेजर मन ही मन में वहाँ रखे हुए सारे स्टाइलिस्ट कपड़ों को देखने लगी। वो काफी सालों से इस लाइन में काम कर रही थी और उसे अभी तक अच्छे से पता था कि उसकी कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए है और किस तरह के लोगों के लिए अच्छे लगेंगे। यही सब सोचकर उसने रिहान से कहा, सर मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाती हूँ जो आपकी बहन के लिए सूटेबल रहेंगे। इतना कहकर मैनेजर रिहान को अपने साथ सेकंड फ्लोर पर ले गई। यहाँ आते ही रिहान को चारों तरफ लड़कियों के ही स्टाइलिश कपड़े दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ कपड़े काफी क्यूट भी थे। पर दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि रिहान को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया को किस साइज के कपड़े आते हैं। रिहान के बगल में इस वक्त मैगी खड़ी हुई थी। मैगी को देखकर रिहान कुछ देर सोचते हुए उससे बोला, मैगी मुझे लगता है कि तुम्हारा फिगर बिल्कुल तानिया के जैसा ही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही बगल में खड़ी मैगी ने रिहान की बात सुनी तो शर्म से उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने तुरंत खुद को संभालते हुए रिहान से कहा, यस बॉस ऐसा ही है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी वेस्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी है। कुछ दूरी पर खड़ी मैनेजर सीक्रेट
तौर पर मैगी को देख रही थी और मन ही मन उसकी खूबसूरती से जल रही थी, क्योंकि मैगी इस वक्त काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी और उसका फिगर भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। ऐसे में अगर एक शब्द में कहे तो वो किसी पटाखा से कम नहीं लग रही थी। मैगी को अपने सामने देखकर मैनेजर को इस वक्त काफी जलन हो रही थी। मैगी किसी को भी अपने फिगर से जला सकती थी। उसकी अपीयरेंस और उसका एटीट्यूड बिल्कुल किसी आग में घी डालने का काम कर रहा था। रिहान ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, साइज वगैरह का मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, आई थिंक तुम अपने हिसाब से सही साइज की ड्रेस खरीद लो। रिहान का ऑर्डर सुनकर मैगी ने रिहान से पूछा, वो प्रॉब्लम नहीं है बॉस, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी ड्रेस खरीदना चाहते हैं? कुछ सोचकर रिहान ने अपना हाथ एक ड्रेस की तरफ करते हुए कहा, मैं उन सब ड्रेस को खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, बस उसकी साइज सही होनी चाहिए। जैसे ही रिहान ने अपनी बात कही तो अगले ही पल एक साथ कई लोगों के गहरी सांस लेने की आवाज आई। असल में आसपास में सेकंड फ्लोर पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सब काफी देर से ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें रिहान के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो सब लोग बहुत सीक्रेट तौर पर रिहान को नजरें छुपाकर देख रहे थे और इस वक्त काफी ज्यादा दंग थे। दुकान में इस वक्त रिहान के अलावा और कोई कस्टमर नहीं था, इसलिए रिहान जो भी बातें कर रहा था वो इस खाली दुकान में साफ साफ सुनी जा सकती थी। वैसे तो इस दुकान में ज्यादातर अमीर लोग आते थे, पर रिहान जैसा अमीर आज पहली बार आया था, जिसकी वजह से दुकान के सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान थे। रिहान की बात सुनकर सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैनेजर भी हैरान होकर आंखें फाड़े रिहान को देख रही थी और विश्वास न करते हुए रिहान से कंफर्म करने के लिए बोली, सर आप सच में ये सारे ड्रेस खरीदना चाहते हैं? मैनेजर को इतना हैरान देखकर रिहान ने सहमत होते हुए कहा, हाँ, मुझे परफेक्ट साइज की यहाँ जितनी भी ड्रेस है और जितने भी स्टाइल की है वो सब चाहिए, और हाँ, स्टोर में इनके साथ साथ इनके मैचिंग के शूज, बेल्ट, हैट्स और इयररिंग से लेकर एक्सपेंसिव बैग तक जो कुछ भी है वो सब चाहिए। रिहान अचानक से ही इस दुकान पर आकर एक ही मिनट में सब कुछ डिसाइड करके एक साथ इतने सारे कपड़े खरीद रहा था और उनके साथ साथ मैचिंग की हर चीज खरीद रहा था। उसने कुछ ही मिनट में ना जाने कितने रुपए खर्च कर दिए थे। मैनेजर ने रिहान की बात सुनकर और उसका सीरियस लुक देखकर अपने मन ही मन में इन सभी सामान की कैलकुलेशन करनी शुरू की और फाइनली उसे समझ आया कि इन सब की टोटल कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। सच कहें तो रिहान ने इस पूरे स्टोर का लगभग सारा माल खरीद लिया था। अगर काउंटर पर शो ऑफ करने के लिए जो सामान रखा हुआ था उसकी बात ना की जाए तो रिहान ने दुकान में रखे हुए इन्वेंटरी तक को खरीद लिया था। रिहान जैसा कस्टमर स्टोर मैनेजर और यहाँ के एम्प्लॉयज ने पहली बार देखा था और उन सब लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर और कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसके शब्द लड़खड़ाने लगे थे। मैनेजर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में रिहान से पूछा, सर आप कैश यूज करेंगे या कार्ड? मैनेजर के पूरे करियर में आज पहली बार वो ऐसा कस्टमर और दिन देख रही थी जब उसका सामान सिर्फ कुछ मिनट में बिकने वाला था, और सिर्फ सामान नहीं बल्कि दुकान का स्टॉक तक बिकने को तैयार हो गया था, और वो भी अच्छे खासे दाम में। मैनेजर इस वक्त मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि रिहान के एक बार ये सारा सामान खरीद लेने और ट्रांजैक्शन कर देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैनेजर को जो कमीशन मिलने वाला था वो 6 डिजिट में जाने वाला था। और इसके अलावा मैनेजर ने कंपनी को भी काफी फेमस किया था और कमाई करवा कर दी थी, जिस वजह से हो सकता था कि उसे आगे चलकर कोई और भी ऊंची पोस्ट मिल जाए। यही सब सोचकर मैनेजर एक्साइटेड हो गई। एक्साइटमेंट में मैनेजर इस वक्त रिहान को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपने सामने साक्षात भगवान को देख रही हो। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। मैनेजर का सवाल सुनकर रिहान ने नॉर्मल टोन में कहा, ऑफ कोर्स मैं कार्ड स्वाइप करूंगा। का इतना कैश साथ लेना कन्वीनियंट नहीं है। रिहान की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि वे लोग रिहान के खरीदे हुए सभी आइटम को स्कैन करें और उनकी एक लिस्ट बनाएं। पेमेंट की लिस्ट बनाने में कुछ घंटे लग गए थे। रिहान इस दौरान आराम से दुकान को और अच्छे से देख रहा था। तभी उसकी नजर वहाँ रखी हुई डॉल पर पड़ी। दुकान पर बाबी डॉल को देखकर रिहान के दिमाग में अचानक से ही ख्याल आया कि लड़कियों को ज्यादातर इस तरह की क्यूट और सुंदर बाबी डॉल काफी पसंद आती है। अगले ही पल रिहान ने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए शॉप पर जितनी भी बाबी डॉल और मैच करते हुए टॉयज थे वो सब ले लिए और उनका भी बिल बनवा लिया। अभी तक रिहान ने जितना सामान खरीदा था वो सबका डी में ले जाना मुश्किल था, इसीलिए एक एंटायर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था इस सारे सामान को ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट करने के बाद रिहान भी अपने लोगों के साथ दुकान से चला गया।
जैसे ही रिहान यहाँ से गया तो सब लोग धाम से जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ घंटे में उनके साथ क्या हो गया। उनकी अच्छी खासी सिंपल चल रही लाइफ में रिहान तूफान बनकर आया और इस तूफान में उन लोगों का बहुत सारा मुनाफा हो गया। इस वक्त पूरी शॉप पर रिहान के बारे में ही बातें हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिहान किस बैकग्राउंड से है, कहां से आया है और उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए थे। ज्यादातर लड़कियों को तो रिहान की बहन से जलन हो रही थी। उन लड़कियों को लग रहा था कि रिहान की बहन कितनी खुशकिस्मत है जो जिस चीज पर हाथ रखती है रिहान 10 गुना ज्यादा चीज उसे लाकर देता है, और उसकी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो एक बार में उसे 10 मिलियन के कपड़े और गिफ्ट मिल रहे थे। एक तरफ जहां शॉप पर रिहान के बारे में बात हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रिहान बस अपनी बहन के स्कूल से वापस आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे सच्चाई बता सके। वैसे तो तानिया को घर आने में सिर्फ 1 घंटा ही और बाकी रह गया था, पर ये 1 घंटा रिहान के लिए काटना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा 1 साल की तरह है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ देर में ये 1 घंटा भी निकल गया और रिहान घड़ी में टाइम देखकर एक्साइटेड होकर अपने उस रेंटेड घर की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और सोसाइटी के में गेट की तरफ देखने लगा जहां से तानिया को अंदर आना था। रिहान एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगा पर उसे दूर दूर तक तानिया नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टाइम 10 बजे से भी ज्यादा का हो गया था पर तानिया अभी भी उसे नजर नहीं आ रही थी। तानिया अभी तक घर नहीं आई, ये सोचकर रिहान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो पहले से ही बेचैन था और अब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही थी। रिहान ने खुद से ही बात करते हुए धीरे से कहा, आखिर चल क्या रहा है? तानिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैगी जो रिहान के पास ही खड़ी थी उसने रिहान को रिलैक्स करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है स्कूल में कुछ जरूरी काम आ गया हो जिसकी वजह से उसे लेट हो गया, आप थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। मैगी रिहान को समझा ही रही थी कि तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। रिहान कुछ समझ पाता उससे पहले ही लकी की घमंड से भरी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। रिहान मुझे पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी से बाहर आओ। लकी की आवाज सुनकर रिहान ने मैगी से कहा, मैगी तुम यहाँ से जाओ। और इतना कहकर रिहान खुद को थोड़ा संभाल कर बाहर आया और दरवाजा खोल दिया। बाहर आते ही रिहान ने गुस्से से लकी से कहा, तुम्हें अब क्या चाहिए? मेरे हाथ से सच में मरकर ही सुकून मिलेगा क्या तुम्हें? रिहान की ऐसी धमकियां सुनकर लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रिहान से ही सवाल करते हुए पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम तान्या को अपने साथ कहीं लेकर गए थे? जैसे ही रिहान ने लकी की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि घर के बाहर लकी अकेला नहीं खड़ा था बल्कि इस वक्त लकी के माँ बाप भी थे जो रिहान को गुस्से से घूर रहे थे। रिहान को इन लोगों से डर नहीं लग रहा था, पर जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी और डरा रही थी वो था अभी लकी का पूछा हुआ सवाल। लकी उसके पास ये पूछने के लिए आया था कि तानिया उसके साथ है या नहीं। इसका मतलब तानिया अभी तक घर नहीं आई थी। रिहान ने हैरान और परेशान होते हुए लकी से पूछा, तुमने अभी अभी क्या कहा? रिहान ने अपना सवाल किया ही था कि तभी तानिया की माँ पलक ने कोल्ड फेस बनाते हुए रिहान से कहा, तुम ये भोले बनने का नाटक बंद करो। तानिया की स्कूल टीचर ने कहा है कि तानिया ने आज अपनी सेल्फ स्टडी नाइट क्लास भी अटेंड नहीं की, क्या वो यहाँ पर तुम्हारे साथ है? तानिया की माँ का सवाल सुनकर रिहान एकदम हैरान हो गया। तभी उसकी नजर तानिया के सौतेले पिता पर पड़ी जो अपनी गर्दन को गुंडों की तरह घुमा रहा था और अपनी गर्दन रिहान के घर के अंदर डालकर इधर उधर देख रहा था। इन लोगों की बातें सुनकर 1 मिनट के लिए रिहान का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। रिहान ने अपने मन ही मन में सोचा, इसका मतलब जरूर तानिया के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे आज सुबह से इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी। प्लीज भगवान उसके साथ कुछ मत होने देना। रिहान का कुछ मिनट के लिए दिमाग चलना बंद हो गया था, लेकिन उसने अगले ही पल गुस्से से लकी की कॉलर पकड़ ली और उसे खींचते हुए गुस्से में पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तानिया के साथ हुआ क्या है? सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर उसने अपनी क्लास अटेंड क्यों नहीं की? इस वक्त लकी के साथ उसके माँ बाप खड़े हुए थे, इसीलिए उसे रिहान से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो बार बार रिहान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और रिहान को ही उंगली दिखाकर सवाल करते हुए पूछ रहा था, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने कल रात को तुम दोनों को एक साथ देखा था, कहीं तुम लोग भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? रिहान ने जब देखा कि लकी एक बार फिर से उसे बदतमीजी से और घमंड से बात कर रहा है तो इस बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अगले ही पल जोर का तमाचा कसकर लकी के गाल पर दे मारा। रिहान को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे ये सब करने के बाद भी कोई दया नहीं आ रही थी। उसने एक और थप्पड़ लकी को मारा और उसके बाद उसे जमीन पर धक्का दे दिया। रिहान का थप्पड़ खाकर लकी अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए
अगले ही पल जमीन पर गिर गया। जैसे ही लकी के माँ बाप ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो दोनों एकदम से रिहान से सवाल करने लगे। तानिया की माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लकी के पापा ने गुस्से से रिहान से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? असल में शुरू में जब रिहान ने लकी की कॉलर पकड़ी थी और उसे थप्पड़ मारा था, तब तक लकी के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि रिहान ने उनके बेटे को मारा है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है, तब जाकर उन्होंने अचानक से अपना गुस्सा दिखाया और रिहान पर गुस्सा करने लगे। तानिया की माँ ने जब देखा कि रिहान ने उसके बेटे को धक्का दिया है तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में रिहान से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को धक्का दोगे? तुम एक गरीब लड़के हो जो मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो और उसे बहला फुसला कर घर से भगाने के लिए भी कह रहे हो। कहाँ से आई तुम में इतनी हिम्मत? जैसे ही रिहान ने अपनी सौतेली माँ की बात सुनी तो उसने तुरंत कोल्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी तानिया को ढूंढना है। जैसे ही तानिया के सौतेले बाप ने सुना कि रिहान अपनी बात कहकर सब लोगों को चुप करवा रहा है तो उन्होंने तुरंत गुस्से से कहा, कान पर हाथ रख लेने से बाहर हो रहा शोर बंद नहीं हो जाएगा। क्या तुमने मेरी बेटी को किडनैप नहीं किया? मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी दुनिया में उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो जरूर तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में मिलेगी। तुरंत रास्ते में से हटो और मुझे अंदर जाकर देखने दो। रिहान का सब्र पहले ही जवाब दे चुका था और अब इन लोगों की बातें सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। एक तो उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई थी और ऊपर से रिहान को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, और इसी वक्त आकर ये लोग बिना वजह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिहान अब और ज्यादा इन लोगों से सब्र के साथ या शांति से बात नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब तानिया के सौतेले पिता ने देखा कि रिहान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और हिल भी नहीं रहा है तो उन्हें लगा कि शायद रिहान को गिल्ट महसूस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत रिहान को उसकी जगह से हटाने की कोशिश की और जबरदस्ती उसके घर में घुसने लगे। हालांकि रिहान इतनी आसानी से इस घटिया आदमी को अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था? भले ही रिहान यहाँ पर कुछ ही दिन से रह रहा था और ये किराए का घर था, पर फिर भी रिहान उन्हें ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तानिया की माँ ने रिहान के पीछे से मैगी को आते हुए देखा तो हैरानी से उनकी आंखें फैल गई और जमीन पर पड़े लगी, और उसके पापा तो दोनों मैगी को देखकर एक दूसरे को गले लगाकर किसी बेवकूफ की तरह एक्सप्रेशन दे रहे थे। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रिहान के घर से तानिया नहीं बल्कि मैगी निकलेगी। किसने सोचा था कि घर में सच में कोई लड़की है, पर वो तानिया नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत स्वर्ग से आई कोई परी है, जिसकी अपीयरेंस इस माहौल को कोल्ड करने के लिए काफी थी। इन लोगों ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़े तीनों लोग आधा मुंह खोल और आंखें बड़ी किए हैरानी से मैगी को ही देख रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की का रिहान से क्या लेना देना है और ये लड़की कौन है। इस वक्त तीनों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि रिहान तो दूसरे स्टेज से आया हुआ एक वर्कर है, तो ऐसे में इतनी खूबसूरत लड़की इसके साथ इसके घर में क्या कर रही है और आज से पहले इन्होंने इस लड़की को देख क्यों नहीं। और वही जब इन लोगों ने मैगी को रिहान के करीब जाकर उसके कानों में कुछ कहते हुए सुना तो और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की रिहान के इतने पास क्यों जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रिहान इस वक्त तानिया की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था और वो एक सेकंड भी इन लोगों को कुछ भी समझाने या बताने के लिए खराब नहीं करना चाहता था। रिहान मैगी को साथ लेकर अपने घर से बाहर जा ही रहा था, पर तभी अचानक से रुक गया, क्योंकि उसे अभी भी कुछ जानकारी चाहिए थी जो सिर्फ तानिया के परिवार के पास थी। रिहान ने तुरंत जमीन पर पड़े लकी को अपने एक हाथ से उठाया और उसे अपनी काली गहरी आंखों से घूरते हुए उससे पूछा, मुझे बताओ कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है जिस वजह से तानिया गायब है। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। रिहान का सवाल सुनकर लकी ने तुरंत कुछ भी मानने से मना कर दिया और कहा, मुझे कैसे पता होगा। उसने कहा कि वो मुझे देखना नहीं चाहती है। मेरे परिवार ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज की थी आज, पर किसे पता था कि वो अचानक से इस तरह गायब हो जाएगी। जैसे ही रिहान ने लकी की बात सुनी तो उसने गुस्से से पूछा, क्या कहा तुमने अभी अभी? डेट, ब्लाइंड डेट। इस वक्त रिहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल किसी बम की तरह गुस्से से फट पड़ेगा और इन सब लोगों को राख कर देगा। वैसे तो रिहान को कल रात को ही तानिया ने बता दिया था कि उसके घर वाले उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हैं, पर रिहान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। रिहान का मन कर रहा था कि वो अभी अपनी बहन को लेकर
सीधे अपने आइलैंड पर चले जाएं और इन सब लोगों को मरवा कर फेंक दे। खैर रिहान अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे सबसे पहले तानिया को ढूंढना था और उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर तानिया बिना कोई शोर शराबा के अचानक से गायब कैसे हो गई। उसे अपने परिवार की इस हरकत से शायद बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। जब उसे पता चला कि उसे शादी करनी ही पड़ेगी तो वो जरूर कहीं ना कहीं भाग गई होगी ताकि खुद को बचा सके। इस वक्त रिहान के अंदर गुस्सा इतना भर चुका था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और खुद को शांत करने के लिए उसे ये गुस्सा किसी ना किसी पर निकालना था। इसीलिए अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और जोर का थप्पड़ खींचकर लकी के गाल पर दे मारा। अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में एक बार फिर से गूंज गई। लकी के माँ बाप ने जब देखा कि रिहान लगातार उसके बच्चे को मार रहा है तो वे लोग भी घबरा गए। अगले ही पल उन दोनों ने भी अपने हाथों को फैला लिया। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लोग रिहान पर हमला करने वाले हैं। ये देखकर मैगी जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो रिहान ने तुरंत उसे रोक दिया और उसे इशारा किया कि वो खुद इन लोगों को संभालेगा। अगले ही पल रिहान ने गुस्से से तानिया की माँ के हाथ को मरोड़ दिया और तानिया की सौतेले पिता को एक बार फिर से जमीन पर धक्का देकर पैरों से मारने लगा और उसके बाद गुस्से से उन लोगों से बोला, मैं तानिया को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम लोगों के लिए अच्छा होगा अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो सही सलामत मुझे मिल जाए, वरना तुम सब लोगों को मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। एंड आई मीन इट। इतना कहकर रिहान मैगी को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उन लोगों ने देखा कि सीढ़ियों से होते हुए एक लड़का, जिसने इस वक्त अच्छा 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ है और बालों को जेल से सेट किया है, आंखों पर गगल्स लगाए हुए है और दिखने में काफी जेंटल और एलिगेंट लग रहा था। जैसे ही वो ऊपर आया तो कॉरिडोर का नजारा देखकर एकदम दंग रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, पर जल्दी ये लड़का अपने ख्यालों से बाहर आया और परेशान होते हुए और घबराते हुए बोला, यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है? आंटी, अंकल, लकी, तुम सब लोगों को क्या हुआ है? जैसे ही लकी ने इस लड़के को अपने सामने देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दिया हो। उसने अगले ही पल अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए और रोते हुए रिहान की तरफ उंगली करते हुए कहा, भैया, हमें लगता है कि इस लड़के ने तानिया को किडनैप किया है। हम लोग इसे मारना चाहते थे पर इसने हम पर ही अटैक कर दिया। जैसे ही रिहान ने लकी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं किया और मैगी को लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ से आगे बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, वही रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इस लड़के की थी जिसे अभी अभी लकी ने भैया कहकर बुलाया था। इस लड़के का नाम आरव था और इसने बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रिहान को रुकने के लिए कहा था। पहले उस लड़के ने ध्यान से रिहान को सिर से पैर तक देखा और उसके बाद रिहान के बगल में खड़ी लड़की मैग को देखने लगा। जैसे ही उसने मैगी को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। आरव ने रिहान को देखकर उससे पूछा, क्या तुमने सच में तनु को कहीं छुपाया है? मुझे बताओ। आरव का सवाल सुनकर रिहान ने बहुत जल्दबाजी में और बेसब्र होते हुए आरव से कहा, कौन हो तुम और तानिया को उसके घर के नाम से क्यों बुला रहे हो? तुम उसे तानिया कहकर बुला सकते हो ना। आरव को देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से लकी में हिम्मत आ गई थी और उसने हिम्मत दिखाते हुए रिहान से कहा, इनका नाम आरव मल्हार है और ये मल्हार ग्रुप इंडस्ट्रीज के इकलौते अध्यक्ष है और सबसे बड़ी बात, इन्हीं को हमने तानिया के लिए ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए अरेंज किया था और ये तानिया के होने वाले मंगेतर हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम में बहुत घमंड है? अगर तुमने आरव भैया के सामने घमंड दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मारकर फेंक दूंगा। आए। जैसे ही रिहान ने लकी की बात सुनी तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद उसने अभी अभी गलती से लकी पर दया दिखा दी थी और उसे ज्यादा जोर से नहीं मारा था, इसीलिए ये नालायक लड़का फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया है। अगले ही पल रिहान ने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे इतनी तेज और एक्यूरेट तरीके से सामने की तरफ फेंका कि पलक झपकते ही ये सिक्का जोर से लकी के सामने वाले दांत पर जाकर लगा और अगले ही पल पूरे कॉरिडोर में एक सन्नाटा छा गया। कुछ देर की साइलेंस के बाद लकी की जोर से दर्द में चीखने की आवाज सुनाई दी और बाकी सभी लोग हैरानी से रिहान को देख रहे थे। रिहान की ऐसी हरकत देखकर ये लड़का आरव, जो अभी तक काफी शांति से बात कर रहा था, इसके एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गए। आरव ने बहुत ही सीरियस होकर रिहान को एक बार फिर से देखा और उससे कहा, मैं आरव मल्हार हूँ और जल्दी इस फैमिली के साथ मेरा रिश्ता बनने वाला है। तुमने जिस लड़के को अभी अभी मारा है वो मेरा होने वाला साला है। इसे तुमने मेरी आंखों के सामने घायल किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? रिहान की हरकत देखकर आरव को गुस्सा आ गया और उसने रिहान को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। हालांकि आरव की बातें सुनकर रिहान ने उसका मजाक बनाते हुए
और एक टेढ़ी हंसी। हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा।